अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स हम पढ़ रहे हैं और ये हमारा है लेक्चर नंबर 22। इससे बिल्कुल पहले वाले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 21 में हमने कोलिजन्स का पार्ट स्टार्ट किया था। हमने ये बात समझी थी कि कोलिजन्स बेसिकली क्या होते हैं और कोलिजन्स कितनी टाइप के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। फिर हमने अगर दो बॉडीज़ एक डायरेक्शन में मूव कर रही हों और वो आपस में इलास्टिकली कोलाइड करें तो टकराने के बाद, कोलिजन के बाद वो किस वेलोसिटी से मूव करेंगी उसकी एक्सप्रेशन ड्राइव की थी और उसके अच्छे अच्छे सवालात किए थे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो उसी कोलिजन सीरीज़ को हम आगे लेकर चल रहे होंगे, जिसके अंदर हम इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन के कुछ मज़ीद सवालात करेंगे। उसके आपको शॉर्टकट्स भी बताएंगे कि पेपर में अगर वो सवाल आए तो वो लंबा चौड़ा V1 V2 वाला फॉर्मूला लगाए बगैर आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो देखते ही। इसके कुछ केसेस बाकी हैं इलास्टिक कोलिजन के, वो करेंगे और थंबनेल में आपको जो बुलेट ब्लॉक सिस्टम नज़र आ रहा है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो हमारा पुराना टॉपिक था ना कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये वही टॉपिक हमारा आगे स्टार्ट हो रहा है, कोई नया टॉपिक नहीं है। तो इसीलिए जो इससे प्रीवियस लेक्चर है उसका आपके लिए देखा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है कि वो एक तरह से समझ लो पार्ट नंबर 1 था एंड दिस इज़ पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो अगर आपको पार्ट नंबर 1 अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा तो इवेंचुअली आप पार्ट नंबर 2 को आराम से कर सकते हो। डिटेल लेक्चर्स की सीरीज चल रही है। ये लेक्चर है किन के लिए, चाहे आप एमकेट के स्टूडेंट हो, चाहे आप ई कैट के हो, चाहे आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो। अगर आप कॉन्सेप्चुअली अपने आप को तगड़ा करना चाहते हो तो अल्टीमेटली ये सीरीज आपके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। अच्छा बेटे, हम लोगों ने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, अगर मैं उसको एक समरी दे दूं आपको ताकि आप में से जिसने नहीं भी देखा हुआ वो भी हमारे साथ आगे चल सके। हमने देखी थी बेटे कि कोलिजन बेसिकली क्या होता है। हमने देखा था कि कोलिजन में क्या होता है कि अगर आपके पास कभी भी दो बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं, दो बॉडीज़ क्या करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं। कैसी इंटरेक्शन बेटे? ऐसी इंटरेक्शन के वो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे पे क्या अप्लाई करती हैं, फोर्स अप्लाई करती हैं। क्या करती हैं? फोर्स अप्लाई करती हैं। तो नतीजे में होता क्या है, ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या नाम दे रहे थे, कोलिजन। फिर मैंने ये भी बताया था कि कोलिजन के लिए लाजमी नहीं है कि बॉडीज आपस में फिजिकली टच हों, मिसालें भी दी थी वहां सारी की सारी। तो कोलिजन क्या है, दो बॉडीज का आपस में इंटरेक्शन करना। कैसा इंटरेक्शन करना? ऐसा इंटरेक्शन करना कि वो दोनों बॉडीज एक दूसरे पे क्या अप्लाई कर रही हो, फोर्स अप्लाई कर रही हो। अब कोलिजन होते हैं मेरा बेटा दो टाइप के। एक हमारे पास कहलाता है इलास्टिक कोलिजन और एक हमारे पास कहला रहा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। वन इज इलास्टिक कोलिजन एंड द अदर वन इज इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है? इलास्टिक कोलिजन में क्या था, इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन से पहले उसे कहते हैं इनिशियल, कोलिजन के बाद उसे कहते हैं फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। यानी कि इलास्टिक कोलिजन में हमने ये चीज़ देखी थी कि मोमेंटम प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों चीजें क्या रह रही थी आपके पास, कंजर्व रह रही थी। इसी तरह से इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व था कि मोमेंटम पहले का और बाद का बराबर होगा। यानी कि कोलिजन से पहले, इंटरेक्शन से पहले, फोर्स अप्लाई करने से पहले जो मोमेंटम सिस्टम का था, कोलिजन के बाद भी वही मोमेंटम होगा। सिमिलरली जो काइनेटिक एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी होगी कुल मिला के। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है दिस इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व ना होने से क्या मुराद है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास कुछ और होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास कुछ और होगी। अब जहन में नेचुरल क्वेश्चन आता है कि सर ज़्यादा कौन सी होगी और कम कौन सी होगी। हमारे पूरे कोर्स के अंदर जितने भी केसेस आपको मिलेंगे उसके अंदर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लेकिन ये पत्थर पे लकीर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप गूगल आउट करो तो आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहीं पे कम है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। जनरली जब आप एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल के ऊपर इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हो,
एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे इलास्टिक कोलिजन्स भी होते हैं, इनइलास्टिक भी होते हैं। तो वहां जो इनइलास्टिक कोलिजन्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल जो कि अपने अंदर मौजूद स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं, वहां पे ये होता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम होती है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, हमारे पूरे कोर्स के अंदर जितने भी रियल लाइफ कोलिजन्स आपको मिल रहे होंगे ना रियल वर्ल्ड में, या जिनको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक कोलिजन्स, जो आप डेली रूटीन में देख सकते हो, वो आपके पास क्या होंगे, जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और फाइनल कम है। कैसे? मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि यार एक गाड़ी मूव करती हुई आ रही है यहां एक और गाड़ी है रुकी हुई है, ये गाड़ी आके धम करके इससे स्ट्राइक करती है। आप किसी दूसरी तरफ मुंह करके दही खरीद रहे हो, आपको आवाज आएगी। ये आवाज कहां से आएगी? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो गाड़ी चलती हुई आ रही थी, इसी की काइनेटिक एनर्जी में से कुछ पार्ट साउंड में कन्वर्ट हो गया, कुछ पार्ट यहां हीट में कन्वर्ट होगा, कुछ पार्ट इस गाड़ी की रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जाएगा। क्या मतलब रेजिस्टेंस? भाई ये गाड़ी रुकी हुई थी ना, तो न्यूटन कहता है ये रुकी ही रहना चाहती है, इनर्शिया। तो अल्टीमेटली इसकी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में भी कुछ एनर्जी जाएगी, तो जो बची हुई कुछ ही एनर्जी होगी वो इसको काइनेटिक की फॉर्म में मिलेगी, जिसकी वजह से ये गाड़ी आगे जा रही होगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, कोलिजन के वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत सारी दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो इसके पास तो काइनेटिक का पार्ट कम ही बचेगा। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे कोर्स में ऐसा ही होगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, किसके अंदर? इनइलास्टिक कोलिजन में। हाँ, अलबत्ता मोमेंटम आपको नजर आ रहा है कि मोमेंटम इन ऑल द कोलिजन इज कंजर्व्ड। ठीक है, ये हमने बात की थी। फिर हमने ये देखा कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कोई बॉडी है जिसका नाम A है और वो मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी u1, और मेरे पास कोई एक बॉडी B है जो कि मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी u2, और हमें ये बात पता है कि u1 इज ग्रेटर देन u2। u1 ग्रेटर देन u2 से क्या मुराद है कि भाई इसके पास रफ्तार ज़्यादा है और इसके पास रफ्तार कम है। तो अल्टीमेटली जब इसकी रफ्तार ज़्यादा होगी, ये आगे जाके इससे क्या करेगी? स्ट्राइक कर जाएगी, टकरा जाएगी। ऐसे ही बात है, जब टकरा जाएगी और टकराने के बाद मान लीजिए ए बॉडी मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v1 और बी बॉडी मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी v2। क्लियर है? तो हमने जो इनकी इलास्टिक कोलिजन, अगर यहां पे इलास्टिक कोलिजन होता है, ए और बी आपस में इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, तो इलास्टिक कोलिजन के बाद जो ए की वेलोसिटी होगी v1 और बी की वेलोसिटी होगी v2, इसकी हमने एक्सप्रेशन ड्राइव की थी, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं क्योंकि हमने उसी से बात का आगे आगाज करना है। सबसे पहले एक हमने चीज ड्राइव की थी कि u1 माइनस u2 विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1, जिसको मैंने लिखवाया था u1 माइनस u2 विल बी इक्वल टू माइनस का v1 माइनस v2, और इसको मैंने कहा था ये बेसिकली क्या है? u1 माइनस u2 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि कोलिजन से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब मुझे पता है अगर आप डायरेक्टली यही लेक्चर देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा सर बिलाल पता नहीं कौन सी फ्रेंच जबान शुरू हो गए बोलना, इसलिए कह रहा हूं इससे पहले वाला लेक्चर देख लो ताकि ये सब चीजें समझ में आ रही हों। और आज के लेक्चर में जो मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा ना इसके सवालों को सॉल्व करने की, वो शॉर्ट ट्रिक भी इसी के ऊपर बेस करती है जिसके ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में बहुत लंबी की थी तबीयत से। ठीक है, तो बेटे वो देखकर आ जाओ, मैं दोबारा उसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आज नई चीजें आगे समझानी है। खैर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। फिर हमने v1 v2 की एक्सप्रेशन ड्राइव की थी। v1 क्या था हमारे पास? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u2। फिर आपको बताया था कि अगर आप v2 की एक्सप्रेशन लिखोगे तो आप इसी को क्रॉस कर देना। क्रॉस करने का मतलब क्या? यहां आ जाएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई u1 प्लस ये चीज यहां आ जाएगी, तो यहां था m1 माइनस m2, यहां हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई u2। ये सब चीजें आपको याद रखने का तरीका भी बताया था। ठीक है, इतनी बात हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मेन पॉइंट या जहन में रखने वाले पॉइंट क्या है? कोलिजन में इंटरेक्शन होता है, दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होती हैं। इलास्टिक कोलिजन में बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम भी सेम होता है और काइनेटिक एनर्जी भी सेम होती है। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। और अपने पास बोल्ड करके जल्दी हरफों में, जल्दी हर्फ कहते हैं गोल्डन वर्ड्स में, कैपिटल करके लिख लेना कि चाहे कोई सा भी कोलिजन हो, चाहे कोई सा भी कोलिजन हो, मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। देखो नजर भी आ रहा होगा, मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन
कंजर्व। इस चीज को अपने पास नोट कर लेना कि मोमेंटम हमेशा कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। दूसरी बात, हम ये सारे जो कोलिजन डिस्कस कर रहे थे, ये कैसे कोलिजन थे, हेड ऑन कोलिजन्स। हेड ऑन कोलिजन भी मैंने समझाया था क्या होता है, जो कि एक ही डायमेंशन में होता है, यानी कि आपके पास बॉडी ऐसे मूव कर रही थी और टकराने के बाद भी ऐसे ही मूव करती रही, समझ रहे हो, एक ही लाइन में मूवमेंट हो रही है। टकराने के बाद बॉडीज का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। अगर डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाए तो वो क्या कहलाता है, ऑब्लिक कोलिजन कहलाता है। क्लियर हो गया भाई साहब, सही है, कॉपी कर लो इतना हिस्सा, आगे चलते हैं। ठीक है मेरा बेटा, देखो आपके सामने वही वाली एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके 4 केसेस हैं। 4 केसेस से क्या मुराद है, 4 स्पेशल किस्म के सिचुएशंस के अंदर हमने ये फॉर्मूले अप्लाई करने और अप्लाई करके देखना है कि देखो भाई बनता क्या है। ठीक है, चलो सबसे पहला जो हमारा केस नंबर 1 है ना बच्चे, अच्छा ये केसेस जो है ना, ये थोड़ी देर बाद आपके जो पास पेपर के क्वेश्चन हैं उनमें एज ए शॉर्टकट इस्तेमाल हो रहे होंगे, तो आप ज़रा इस चीज़ को समझ लेना। देखो भाई साहब, एक चीज़ आप अच्छे से समझ लेना, अक्सर बच्चों की फरमाइश आती है कि एमकेट की फिजिक्स पढ़ा दें आप, ई कैट की फिजिक्स पढ़ा दें आप, 2022 के लिए पढ़ा दें, 23 के लिए पढ़ा दें। भाई फिजिक्स तो फिजिक्स है, पॉइंट समझ आ रहे हैं, मतलब जो अभी हम केसेस पढ़ेंगे ना, इन्हीं केसेस को एज ए शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहा हूंगा मैं आगे, तो अच्छे तरीके से समझ लेना। फिजिक्स एक ही रहती है, सवाल पूछने का तरीका या स्टाइल बदल जाता है, आप बस चीजों को कॉन्सेप्चुअली लेके चलते रहो, आप कभी भी परेशान नहीं होगे। देखो भाई पहला केस क्या कहता है पहला केस कहता है कि यार आपके पास लेट से 2 बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज का मास कैसा है, सेम है। क्लियर है, पहली बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी u1, दूसरी बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी u2, और वो वही इलास्टिक कोलिजन करते हैं और बताओ उनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी। यानी कि आपके पास एक कोई बॉडी है जिसका मास आपको दिया हुआ है m, ये मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी u1, इसी तरह एक कोई बॉडी है जिसका मास आपको दिया हुआ है m2 और वो भी m के बराबर है क्योंकि दोनों का मास कैसा है, सेम है। अल्टीमेटली ये मूव कर रहे हैं और मूव करने के बाद आपको पता है u1 इज ग्रेटर देन u2। भाई जाहिर है जब पहले वाले की रफ्तार ज़्यादा होगी और दूसरे वाले की रफ्तार कम होगी तो पहला वाला दूसरे वाले से टकरा जाएगा। भाई आप तेज़ चल रहे हो, आगे वाला ऐसा चल रहा है, तो आप दूसरे वाले से टकरा जाओगे जाके। पॉइंट समझ आ रहा है, ऐसे ही होता है। अब ये इलास्टिक कोलिजन करते हैं, हमारे कोर्स में इलास्टिक कोलिजन ही है, या इन इलास्टिक कोलिजन का जो अगला पार्ट है दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, वो अभी कराता हूँ। ठीक है, तो जब ये टकरा गया, इलास्टिक कोलिजन हो गया, अब जाहिर है इलास्टिक कोलिजन करने के बाद ए मूव कर रहा होगा विद सम वेलोसिटी v1 और b भाई मूव कर रहे होंगे विद सम वेलोसिटी v2। तो मुझे ये बताना है, एक्सप्रेशन आपके सामने लिखी हुई है, अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो अल्टीमेटली मेरे पास v1 विल बी इक्वल टू m1 की जगह पे m आ गया, m2 की जगह पे भी m आ गया, अपॉन में m1 की जगह पे भी m आ गया, m2 की जगह पे भी m आ गया, मल्टीप्लाई बाय u1 तो u1 ही है, फिर प्लस 2 m2 की जगह पे m आ गया क्योंकि m2 m के बराबर है, और यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, m1 की जगह m, m2 की जगह m मल्टीप्लाई बाय u2। क्लियर है, m माइनस m कितना हो गया, m माइनस m इज 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, इसने हो क्या जाना है 0, प्लस ऊपर आ गया यहाँ पे 2m, m प्लस m कितना होता है 2m होता है, मल्टीप्लाई बाय u2। अच्छा कोई अल्लाह का बंदा एक आध दफ़ा ऐसा हुआ कि हमें एक जगह पढ़ा रहे, एक बच्चे ने क्या चवल मारी, इसको करता है एक m से एक m काट दिया और इसको बना लिया 2 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय u। क्लियर है, तो अगर किसी के जहन में ऐसी कोई बोंगी आ रही हो खुद से, मतलब आ जाती है ना कभी कभार, खुद ही खुद ऐसा हो जाता है, तो अगर किसी के जहन में ऐसी कोई चवल आ रही हो तो भाई ऐसा नहीं कर सकते आप। दरमियान में क्या मौजूद है, यहाँ प्लस मौजूद है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठा के इसको आपने कैंसिल कर दिया, ऐसी कोई हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 2m से 2m हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये तो वैसे ही पूरा फैक्टर क्या हो चुका है 0 हो चुका है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है आपको नज़र आ रहा है कि जनाब v1 विल बी इक्वल टू u2, v1 किसके बराबर आ गया, u2 के बराबर आ गया। क्लियर हो गया, v1 इज इक्वल टू u2। अच्छा अब जरा आगे देखो, इसी तरह से अगर मैं v2 की वैल्यू ड्राइव करूंगा, गौर से देखना, अगर मैं v2 की वैल्यू ड्राइव करता हूं, यही फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय m1, m1 की जगह m आ गया, अपॉन m1 प्लस m2, ये भी m है ये भी m है, तो ये भी 2m बन गया, मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस m2 माइनस m1, m2 भी m है m1 भी m है, अपॉन में m1 प्लस m2, m और m जमा हो जाएंगे 2m बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय u2। ये पूरा फैक्टर हो गया 0 क्योंकि m माइनस m 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग आंसर इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग आंसर इज 0, तो ये पूरा डब्बा क्या हो गया 0। सर ये क्यों नहीं 0 हुआ, क्योंकि बच्चे दरमियान में क्या मौजूद है, प्लस मौजूद है, तो 2m से 2m कट गया, v2 किसके बराबर आ रहा है, u1 के बराबर आ रहा है। आपने सीखा क्या यहाँ से, देखो गौर से आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि अगर
ये पॉइंट लिख लेना, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, आगे हम यूज करेंगे इसे। अगर आपके पास दो बॉडीज हैं और दोनों का मास कैसा है, सेम है, अगर दो बॉडीज हैं और दोनों का मास कैसा है, सेम है, एग्जामिनर इनके लिए टर्म यूज करता है सेम मास वाली बॉडीज, या एक और टर्म यूज करता है, एग्जामिनर आपको कहेगा आइडेंटिकल बॉडीज। कैसी बॉडीज? आइडेंटिकल बॉडीज या सिमिलर बॉडीज। आइडेंटिकल बॉडीज हैं, सेम मास वाली बॉडीज हैं, वो इलास्टिकली कोलाइड करती हैं, तो इनकी फाइनल वेलोसिटीज को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट पता चल जाएगा। वेलोसिटीज आर इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या है? ए वाली बॉडी पहले किस रफ्तार से मूव कर रही थी? u1 से, अब बी वाली बॉडी मूव करेगी u1 से। पॉइंट समझ आ गया? और बी वाली पहले किससे कर रही थी? u2 से, अब ए वाली किससे करेगी? u2 से। यानी कि आपको नजर आ रहा है, इन दोनों को गौर से देखो, वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज आर इंटरचेंज। पहले ए जिस रफ्तार से मूव कर रही थी, टकराने के बाद बी उससे करेगी, और बी पहले जिस रफ्तार से कर रही थी, टकराने के बाद ए उससे कर रही होगी। क्लियर हो गया? यानी कि एक और मिसाल से समझ लो बात को। मिसाल के तौर पे ए मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। गौर से सुनना, समझना बात को, पुराने कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा रहा हूं। ए मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, लेट से बी मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। देखो, ए ऐसे आ रहा है 10 से, बी ऐसे जा रहा है 6 से, टकराने के बाद अब बी आगे जा रहा है 10 से और ए पीछे पीछे आ रहा है किससे? 6 से। पॉइंट समझ आ गया? और जो मैंने लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है और फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो, यहां से इसकी क्या है 10, इसकी क्या है 6, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? माइनस करके। 10 माइनस 6 क्या आया? 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ये 10 से आ रहा है और ये 6 से जा रहा है, तो गोया इनके दरमियान में जो डिस्टेंस 1 सेकंड में कम हो रहा है वो 4 मीटर है। क्यों? पहली वाली बॉडी 1 सेकंड में 10 मीटर चली, अगली वाली बॉडी 1 सेकंड में 6 मीटर चली। तो ये 6 चली, ये 10 चली, 6 ने 6 को काट दिया, नतीजतन दरमियान में डिस्टेंस कम कितना हुआ? भाई देखो, मैं यहां पर हूं, मैं 1 सेकंड में 10 कदम आगे गया, अगला उसी सेकंड में 6 कदम आगे गया, तो उसके 6 कदम से मेरा 6 कदम कैंसिल हो गया। जो एक्चुअल डिस्टेंस हमारे दरमियान में कम हुआ वो कितना हुआ? 4 कदम। तो यही बात चल रही है यहां पे, यानी कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। अब टकराने के बाद जो बॉडी बी है ये मूव करेगी 10 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि वेलोसिटीज आर इंटरचेंज, और ये मूव करेगी 6 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो, अब इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो भी यही है। देखो ना, 10 माइनस 6 कितना आ रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। या अगर आप v1 माइनस v2 करोगे, 6 माइनस 10 पहले आपने किया था, तो ये कितना आया था? +4 मीटर पर सेकेंड। जब अभी आप करोगे तो क्या आ रहा है? -4 मीटर पर सेकेंड। मैंने बताया था अगर प्लस साइन अप्रोच को शो कर रहा है, करीब आने को, तो माइनस साइन किसे शो कर रहा होगा? दूर जाने को। भाई कॉन्सेप्चुअली दिमाग के ढक्कन खुल रहे हैं। वही बात तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई भी है, क्या? कि u1 माइनस u2 विल बी इक्वल टू माइनस का v1 माइनस v2। ये चीजें हमेशा आपस में क्या करेंगी? मैच कर रही होंगी। तो देखो, मैच कर रही है, लेफ्ट साइड राइट साइड मैच कर रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? u1 माइनस u2, 10 माइनस 6 कितना आया? 4 आ रहा है लेफ्ट साइड पे, इक्वल माइनस साइन v1 माइनस v2, 6 माइनस 10 कितना आ रहा है? माइनस का 4 आ रहा है, माइनस माइनस जा प्लस, क्या बन गया ये? 4। यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड मैच कर रही है। इलास्टिक कोलिजन में ये चीज हमेशा क्या करेगी? मैच करेगी। तो पहला केस अपने पास नोट डाउन करते हुए क्या चीजें नोट करोगे अपने जहन में रखना। सबसे पहले, अगर कभी भी दो आइडेंटिकल बॉडीज मूव कर रही हैं और वो इलास्टिकली कोलाइड करती हैं, तो कोलिजन के बाद बॉडी ए की रफ्तार बी के पास चली जाएगी और बॉडी बी की रफ्तार ए के पास चली जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ, अगर आपने चेक करना हो कि यार मोमेंटम कंजर्व रह रहा है या नहीं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह रही है नहीं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। वो हमेशा क्या होगी? कंजर्व रह रही होगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जनाब, क्लियर हो गया? चलो अब केस नंबर 2 देख लो जल्दी से। केस नंबर 2 इसी का एक एडवांस वर्जन है। देखो अब इतनी बात जहन में रखना था, अक्सर जगहों पे उसको एज ए केस नंबर 2 पढ़ाया भी नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे आपने केस नंबर 1 पढ़ा दिया ना, तो ये आपको बात समझ में आ गई कि अगर कभी भी दो बॉडी जिनका मास एक जैसा है वो आपस में टकराएंगी तो अल्टीमेटली उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी जनाब? इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, अब केस नंबर 2 इसी के जैसे है, उससे भी हम अपना केस नंबर 1 दोबारा से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। खैर, वो एज ए केस नंबर 2 अक्सर जगहों पर पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन कुछ टेक्स्ट बुक्स में मौजूद है, इसलिए मैं बता देता हूँ। देखो,
वही वाली कहानी है, दो बॉडीज हैं बच्चे जिनका मास कैसा है, एक जैसा है। पहली वाली मूव कर रही है विद वेलोसिटी u1 और दूसरी वाली जो बॉडी है ना वो कैसी है, रेस्ट में है। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो अल्टीमेटली अगर आप रुके हुए हो एक जगह पे तो आपकी रफ्तार क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, वही वाली कहानी है। आपके पास एक कोई बॉडी ए है, बॉडी ए मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी u1, एक कोई बॉडी बी है और बॉडी बी मूव नहीं कर रही है, बॉडी बी कैसी है, रेस्ट में है। और बॉडी ए का मास कितना है, m, और इसका मास कितना है, m। भाई समझ लो एक गाड़ी है और इसी के जैसी एक और गाड़ी है, ये गाड़ी मूव करती हुई आई और धम जाके इससे टकरा गई, अब ये आगे मूव कर रही है। पॉइंट समझ आ रहा है, वही देखना है अब आपने। तो उसके बाद टकराने के बाद बॉडी बी भाई साहब मूव करेंगी मिसाल के तौर पे विद सम वेलोसिटी v2 और बॉडी ए भाई साहब मूव करेगा विद सम वेलोसिटी v1। क्लियर है, आपने v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर आप डायरेक्टली अपने केस पे जाओ जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्या इन दोनों बॉडीज का मास एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। तो टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद वेलोसिटीज हो जाएंगी इंटरचेंज। इंटरचेंज वेलोसिटी से क्या मुराद है, भाई साहब ये मूव कर रहा था u1 से, तो टकराने के बाद ये मूव करना शुरू हो जाएगा u1 से। टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो, तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। पॉइंट समझ आया, हाँ या ना। शॉर्टकट का फायदा देख रहे हो, आपने डायरेक्टली लिख दिया। अभी हम ड्राइव भी करके देख लेते हैं, लेकिन हमने क्या करा, हमें बेसिक बात पता है कि हमने अपनी बेसिक क्लियर रखी हुई है कि अगर दो बॉडीज जिनका मास सेम है एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इलास्टिकली कोलाइड करेंगी, तो टकराते ही द वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज। u2 v1 के पास आ जाएगी, u1 v2 के पास आ जाएगी। क्लियर है, तो वही काम किया मैंने, इंटरचेंज कर दी। चेक करते हैं कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, देखो जरा, अगर मुझे v1 कैलकुलेट करना है, v1 विल बी इक्वल टू m1 कितना है भाई, m, m2 कितना है, m, अपॉन m1 प्लस m2 किसके बराबर हो गया, 2m, मल्टीप्लाई बाई u1, और u1 तो u1 ही है, प्लस ये कितना है भाई, m2 की जगह पे आ गया m अपॉन m प्लस m, ये भी कितना है 2m, मल्टीप्लाई बाई u2, u2 कितना है 0, क्योंकि दूसरी वाली बॉडी इनिशियली कैसी मानी हुई है, रेस्ट पे मानी हुई है। अब ये वाला फैक्टर 0, क्योंकि m माइनस m 0, और 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग आंसर इज 0। सिमिलरली ये वाला फैक्टर 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी चीज से, तो 0 प्लस 0, ओवरऑल आंसर भी क्या आ गया, 0। यानी कि v1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और यही चीज हमने डायरेक्टली जस्टिफाई कर दी थी यहाँ पे उठा के। चलो अब v2 को भी देख लो बच्चे जल्दी से। v2 में क्या है, 2m1, m1 की जगह आ गया m अपॉन में m प्लस m, मतलब ये भी m है ये भी m है, तो मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा 2m, मल्टीप्लाई बाय u1, u1 कितना है भाई, u1 इज u1 प्लस m2 माइनस m1, यानी कि m माइनस का m अपॉन में क्या आ गया 2m, मल्टीप्लाई बाय u2 कितना है 0, m माइनस m 0 है, वैसे भी 0 हो जाएगा, नहीं तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 हो ही जाएगा। ठीक है, 2m अपॉन 2m 1 हो जाएगा, और v2 विल बी इक्वल टू u1। यानी कि हो रहा क्या है, अब जरा इससे समझना, इससे आपको मोमेंटम और कंजर्वेशन का और अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आपके पास एक बॉडी ए थी, देखो समझना बच्चे गौर से बात को जरा, जो हम कहते हैं ना इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों चीजें कंजर्व रहती हैं। पॉइंट समझो जरा, एक बॉडी ए थी, और इसी से फिर रियल लाइफ कोलिजन्स पे आता हूं। बॉडी ए थी, ये मान लीजिए मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। यहां एक बॉडी बी है जो कि अभी रेस्ट में है, जो कि अभी मूव नहीं कर रही, ये आके इससे टकराती है, इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन के होते ही जो ए वाली बॉडी है ये कैसी हो गई, रेस्ट में आ गई, यानी कि इट इज नो मोर मूविंग, अब ये मूव नहीं कर रही है। जो बॉडी बी है ये इतनी ही रफ्तार से मूव करना शुरू हो जाती है। तो क्या आपको ऐसा नहीं नजर आ रहा कि बॉडी ए ने अपना पूरा का पूरा मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया बॉडी बी को, हाँ या ना। बॉडी ए ने अपना पूरा मोमेंटम किसे ट्रांसफर कर दिया, बॉडी बी को। बॉडी ए के पास जितना भी मोमेंटम था, मोमेंटम कैसे आता है, मास इनटू वेलोसिटी से आता है, तो बॉडी ए का जो भी मोमेंटम था वो अब किसका बन गया है, बॉडी बी का, क्योंकि बॉडी बी का वही मास है और उसी रफ्तार से मूव कर रही है। और मोमेंटम मूविंग ऑब्जेक्ट्स की पहचान होती है, तो बॉडी ए का अब मोमेंटम क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। गोया इसका जो भी मोमेंटम था, दिस कंप्लीट मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड ओवर हियर। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब अगर इसको यहां से देखोगे तो अल्टीमेटली बॉडी ए का जो मास था और बॉडी ए की जो स्पीड थी,
वही सारा का सारा मास और स्पीड अब किसको मिल चुकी है? बॉडी बी को। तो जो बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी थी वही अब किसकी हो गई है? बॉडी बी की काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये जो केस नंबर 2 है ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कैसे कंजर्व है। एक बॉडी चलती हुई आई, अपना मोमेंटम और अपनी काइनेटिक एनर्जी बॉडी बी को हैंड ओवर कर दी, पूरी खुद रुक गई वहीं पे। अब देखो, जो मैंने एक पॉइंट बताया था ना लास्ट लेक्चर के अंदर भी, कि आपके रूटीन में जितने भी रियल लाइफ कोलिजन्स होते हैं वो सारे के सारे इनइलास्टिक है, क्योंकि उसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। देखो, एक गाड़ी है, बिल्कुल इसी के जैसी एक और गाड़ी यहां खड़ी हुई है। इससे समझना आप बात को। एक गाड़ी है, बिल्कुल इसी के जैसी एक और गाड़ी यहां खड़ी हुई है। ये गाड़ी आगे इससे टकराती है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती तो जिस रफ्तार से आगे ये टकराई है उसी रफ्तार से इसने आगे जाना था, लेकिन हम देखते हैं ऐसा नहीं होता, क्योंकि साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी जाती है, इसका इनर्शिया ओवरकम करने में एनर्जी जाती है। तो नतीजे में ये गाड़ी कम स्पीड से आगे जाएगी। जब कम स्पीड से आगे जाएगी इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी इसको इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं मिली। क्लियर हो गया? कुछ पार्ट अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब जहन में अगर ये सवाल आए कि सर क्या टोटल एनर्जी कंजर्व रही? टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। याद रखना, टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। आपकी एक टेक्स्ट बुक में गलत लिखा हुआ है कि एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, बट द टोटल एनर्जी, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है भाई साहब। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि कुल मिला के एनर्जी विल बी सेम। भाई पहले 10 जूल काइनेटिक थी, अब 3 जूल साउंड में चली गई, 2 जूल हीट में चली गई, 3 जूल इनर्शिया के अगेंस्ट काम करने में चली गई, 2 जूल काइनेटिक में आ गई। मिला के अभी भी वो कितनी होगी? 10 जूल होगी। पॉइंट समझ आ गया? काइनेटिक एनर्जी विल नॉट रिमेन कंजर्व इन एन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी विल नॉट रिमेन कंजर्व, बट ओवरऑल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व, क्योंकि वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है जनाब, ये हमारे 2 केसेस थे, कॉपी कर लो। तीसरे और चौथे केस पे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, जो हमारा केस नंबर 3 है ना, आसान सा केस है, सिंपल सा। आपको कह रहा है कि भाई आपके पास 2 बॉडीज हैं। एक बॉडी ए है जिसका मास m1 है और वो मास m1 बहुत 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 छोटा है। देखो ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल अगर इधर से पढ़ोगे ये लेस देन का सिंबल है, यानी कि m1 इज लेस। अगर ये इस तरह के मल्टीपल सिंबल लगे हो ना, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ये बहुत 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 क्या है, वो है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि यार आज के बाद एक स्टेरिक डिफिकल्टी को शो करेगा, तो तुम लोगों का बस नहीं चलेगा, फिजिक्स के आगे इतने स्टेरिक लगाओगे कि ये व्हाइट बोर्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे फिजिक्स के अंदर भी होता है बच्चे। फिजिक्स के अंदर भी अगर ये 1 बार लगा हुआ है तो मतलब सिंपल थोड़ा सा कम है, 2 बार और कम है, 3 बार, मतलब 3 बार का मतलब ये हो गया कि जो m1 है ये कोई बहुत ही थोड़ा सा मास है, मतलब बहुत थोड़ा सा मास। इसको ऐसे आप मिसाल ले लो, जैसे जब हम अर्थ और बंदे की बात करते हैं, जब हम अर्थ और बंदे की बात करते हैं तो एक मेरे जैसे बंदे का मास कितना होगा? 80 किलोग्राम। ऐसे ही है, अर्थ का मास होता है 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है? 10 की पावर 24 किलोग्राम और बंदे का, मेरे जैसे बंदे का मास कितना है? 80 किलोग्राम। दिस इज द रीजन। ठीक है, तो मैं कहूंगा जो मेरा मास है वो बहुत 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 छोटा है, किसके मुकाबले में? अर्थ के मुकाबले में। क्लियर हो गया? अच्छा, इसी तरह से जो पहली वाली बॉडी है यानी कि m1, ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी u1, और जो दूसरी वाली बॉडी है ये कैसी है जनाबे वाला? रेस्ट में है। ठीक है, क्लियर हो गया मेरा बच्चा? अरे वैसे ही बताया था मैंने, फिजिक्स एक आसान सब्जेक्ट है अगर आप उसको ढंग से पढ़ो, और अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे, फिजिक्स के साथ मजाक करोगे, तो फिजिक्स आपके साथ उससे बुरा मजाक करेगा। ठीक है, चलो देखो अभी से उधर अब हो रहा क्या है। ये एक बॉडी है जो कि लाइटर बॉडी है, बहुत छोटी बॉडी है, मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी u1, और अल्टीमेटली यहां पे एक कोई हैवी बॉडी है जो कि मूव नहीं कर रही है, जो कैसी है जनाब? रेस्ट के अंदर है। ठीक हो गया? तो अगर ये बॉडी बहुत छोटी है इसके मुकाबले में, तो अल्टीमेटली इसके मास को मैं तकरीबन 0 के बराबर अज्यूम कर सकता हूं, हाँ या ना? क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मिसाल से समझते हैं। देखो मिसाल के तौर पे एक बंदा है भाई, उसके बैंक अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपया है, उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है। ठीक है, आपने क्या करा, उसके अकाउंट में जाके 1 रुपया मजीद डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, आपने क्या करा, उसके अकाउंट में जाके 1 रुपया मजीद डिपॉजिट करा दिया। अब मुझे एक बात ये बताओ, उसके बैंक अकाउंट का ऑफिशियल बैलेंस क्या हो गया? 1 करोड़ 1 रुपए। लेकिन क्या उस 1 रुपए से उसकी ओवरऑल सेहत पे कोई फर्क पड़ा?
नहीं पढ़ा, इतनी नेग्लिजिबल सी बात है। और 1 करोड़ के अंदर तो अभी भी देखो क्या होता है, समझना जरा, समझना। देखो यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे ही होता है ना। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन, करोड़, कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। मुझे भी इतना नहीं पता, ठीक है। समझ लो भाई, उसके बाद 1 करोड़ रुपए थे, आपने उसमें 1 रुपया ऐड कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब उसके पास जो है ना जनाब, अब ये पैसे हो गए 10,000, हाँ 1 करोड़ 1 रुपया हो गया। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब ये देखो, हालांकि ये कितने जीरोज हैं, ये सिर्फ हैं अभी 10 टू दी पावर 7 जीरोज। अब जो मैं मिसाल दे रहा था कि मेरा मास है 80 किलोग्राम, अर्थ का मास है 10 टू दी पावर 24 किलोग्राम, ये भी सिर्फ 10 की पावर 7 जीरोज हैं। जब जाके 1 रुपया ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सोचो अगर 10 की पावर 24 होंगे या इस तरह का कोई मास होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब मान लो 1 करोड़ के बजाय 10 करोड़ होते, फिर आप 1 रुपया ऐड करते, कोई फर्क पड़ता? 10 करोड़ से आगे बढ़ जाओ, 1 अरब रुपया होता, 1 बिलियन, फर्क पड़ता? 10 बिलियन, बिल्कुल ही नहीं। पॉइंट समझ आ रहा है? दिस इज द रीजन कि आप कह सकते हो कि आपने जो अमाउंट ऐड करी है दैट इज तकरीबन इक्वल टू 0। यही वजह कि मैंने यहां पे कह दिया कि यार M1 इतना छोटा है इसके मुकाबले कि मैं M1 को अप्रोक्सीमेटली क्या ले रहा हूं, 0 के बराबर ले रहा हूं। पॉइंट समझ आ गया? ठीक है। अब देखो आगे समझो जल्दी से। अब हमारे पास क्या है, आपने करना क्या है जनाब, आपने V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है कि टकराने के बाद उसका क्या होगा और इसका क्या होगा। अब अगर हम V1 निकालते हैं, M1 0 हो गया, M2 तो फिर M2 है, सिमिलरली M1 क्या हो गया 0, M2 के मुकाबले में 0 है, ठीक है, और M2 तो फिर M2 के बराबर है। अल्टीमेटली मल्टीप्लाई बाय U1 सेट हो गया, प्लस 2M2 अपनी जगह पे आ गया, M1 कितना है 0, प्लस M2 आ गया एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय U2 0, क्योंकि बॉडी B तो रेस्ट में, ये पूरा फैक्टर 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहां बन जाएगा माइनस का M2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय U1, ये चला गया, M2 अपॉन M2 इज 1, तो V1 किसके बराबर आ रहा है, माइनस का U1। अब ये चीज क्या शो कर रहा है जरा समझना, ये शो कर रहा है, देखो मैंने बताया था कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर किस पे डिपेंडेंट होता है, वेक्टर डिपेंडेंट होता है डायरेक्शन पे। मतलब अगर ये पहले सीधे हाथ पे जा रहा था और इसकी डायरेक्शन को आपने क्या कंसीडर किया हुआ था, पॉजिटिव, तो होगा क्या, टकराने के बाद जो बॉडी ए है वो ऐसे मूव करेगी विद वेलोसिटी U1। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि पहले ये इसकी तरफ जा रहा था विद वेलोसिटी U1, टकराते ही ये रीबाउंस करेगा। जैसे अगर आप दीवार पे एक बॉल मारो ना, वो इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। भाई ये आपके पास एक गेंद है, किरमिच की गेंद है, वो जो रबड़ वाली गेंद होती है जिससे टेप बॉल खेलते हैं, वो आपके पास एक बॉल है, आप वो सामने दीवार पे मारो खींच के, क्या होता है? ये परफेक्ट एग्जांपल है उसकी। दीवार एक बड़ी बॉडी है, उसके मुकाबले में दीवार जिसमें ब्लॉक लगे हैं, ईंटें लगी हैं, उसका मास क्या है, बहुत ज्यादा है, और जो आपकी बॉल है उसका मास कितना होगा, बहुत थोड़ा सा होगा, मतलब 1 किलोग्राम भी नहीं होता। अब 1 किलोग्राम थोड़ी होता है, सोचो वो टेप बॉल किसी के मुंह पे लग जाए 1 किलोग्राम की, तो बंदा ही लेट जाएगा वहां पे। तो 1 किलोग्राम की बॉल नहीं होती, बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, 200-250 ग्राम की बॉल होती होगी शायद टेप बॉल। तो अल्टीमेटली जब आपने उसको ऐसे मारा तो क्या हो रहा है, रीबाउंड कर रहा है विद द सेम वेलोसिटी। हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, दीवार पे मार मार के बॉल कैच कर रहे होते थे, तो वो यही चीज है आपके पास, ठीक है। तो अल्टीमेटली बॉडी ए मूव करेगी विद सम वेलोसिटी U1। अब बॉडी बी को भी देख लेते हैं क्या होगा जरा। अगर हम बॉडी बी की बात करें तो बॉडी बी के लिए हमारे पास क्या है, V2 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय M1 कितना है 0 है, भाई M1 0 है, मल्टीप्लाई बाय U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। क्लियर है? M1 0 है और M2 आ गया, प्लस M2 माइनस M1। M2 कितना है हमारे पास, M2 इज M2 के बराबर है, M1 कितना है 0 है, और अपॉन में M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि बॉडी भी तो रेस्ट में थी। तो ये वाला जो पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर हमारे पास मल्टीप्लाई होकर स्टिल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, और ये वाला पूरा फैक्टर भी क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि V2 विल बी इक्वल टू 0। यानी कि आपके पास ये जो बॉडी बी थी, इट विल स्टिल रिमेन एट रेस्ट। पॉइंट समझ आ रहा है? यानी कि इसको आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे इफ अ लाइट बॉडी विल इलास्टिकली कोलाइड विद अ वेरी हैवी बॉडी। अगर एक बहुत छोटे मास की बॉडी एक
बहुत हैवी ऑब्जेक्ट से जाके स्ट्राइक करती है तो जिस रफ्तार से आके टकराएगी उसी रफ्तार से भाग जाएगी। कहते हैं ना अक्सर, तुम्हारी क्या हैसियत है, जिस तरह आए हो उसी तरह निकल लो, वो ये चीज़ हो रही है। ठीक है, जिस रफ्तार से आएगी उसी रफ्तार से क्या होगी, वापस चली जाएगी। u1 से आई, u1 से क्या हो रही है, वापस जा रही है। इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये पहले भी रेस्ट में था और अब भी कैसा है, रेस्ट के अंदर है। क्लियर हो गया, जल्दी से कॉपी कर लो, ये हमारा केस नंबर 3 था। अब मेरा बेटा हमारे पास आपके आ रहा है जो हमारा केस नंबर 4 है। ठीक है, अब जरा समझो, केस नंबर 4 में वही है, हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी हमारे पास m1 है, एक बॉडी हमारे पास m2 है। और अब की बार हमारे पास m1 m2 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ी है। m1 मूव कर रही है मान लो विद सम वेलोसिटी u1, और m2 हमारे पास कैसी है, m2 हमारे पास है एट रेस्ट। अब तक तुम लोग ये बात तो समझ गए होगा कि हम लोग नया काम कोई भी नहीं कर रहे, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश फॉर्मूले हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे ये केस चल रहा है हमारा, कहानी वही है, आपके पास एक हैवी ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करता आ रहा है विद सम वेलोसिटी u1, इसके मुकाबले में एक बहुत लाइट सा बिल्कुल मुन्ना सा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो कि कैसा है भाई साहब, रेस्ट के ऊपर है। तो मैं कह सकता हूँ जो m2 है, m2 का जो मास है उसको अप्रोक्सीमेटली कितना लिया जा सकता है, 0। m1 क्योंकि बहुत हैवी है और m2 उसके मुकाबले में बहुत क्या है, लाइट्स है, तो m2 के मास को आप क्या कंसीडर कर लोगे, 0 कंसीडर कर लोगे। कहानी वही हुई, ये आएगा आके इलास्टिकली कोलाइड करेगा और कोलाइड करने के बाद a मूव करेगा वेलोसिटी v1 से, b मूव करेगा वेलोसिटी v2 से। पॉइंट क्लियर हो रहा है। देखो फिजिक्स की खूबसूरती क्या है, आप अपनी मर्जी से कोई भी वेलोसिटी अज्यूम कर लो, जो आंसर आएगा ना वो खुद ही बता देगा कि आया बॉडी मूव कर रही है या नहीं और बॉडी रेस्ट में है या। क्लियर हो गया, ठीक है, वो ये फिजिक्स की खूबसूरती है। तो यही वजह है, अगर आप फिजिक्स को समझते हो तो आप एक ही सवाल को किसी भी लॉजिक से करो, किसी भी तरीके से करो, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है, चलो देखते हैं ज़रा। अगर हम यहाँ पे जाते हैं v1 निकालने के लिए, v1 क्या है, बॉडी a जो कि हैवी बॉडी है, इलास्टिक कोलिजन के बाद उसकी रफ्तार, तो m1 इज m1 माइनस m2 इज 0, m1 आया एज इट इज, ये हो गया 0 मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस, अब मैं ये डायरेक्टली लिख सकता हूं 0, क्यों, क्योंकि बच्चे देखो m2 भी 0 है और u2 भी क्या है, 0 है, तो यहां इसने वैसे ही 0 आ जाना था। तो v1 विल बी इक्वल टू m1 अपॉन m1 मल्टीप्लाई बाय u1, m1 से m1 मर गया, क्या बचा ये u1। यानी कि इससे ये पता चला कि जो बॉडी A है, जो बॉडी A है यानी कि जो पहली बॉडी है जो कि एक हैवी बॉडी है, जब वो स्ट्राइक करेगी तो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी। अब यहां से न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन का भी एक सबूत मिल रहा है जो मैं अभी आपको बताता हूं और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको देते हैं अभी। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक v2 है, v2 क्या हो जाएगा भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय m1 जो कि एज इट इज आ गया, अपॉन में m1 एज इट इज आ गया, प्लस m2 विच इज 0 मल्टीप्लाई बाय u1 प्लस, इस चीज को मैं डायरेक्टली 0 कर सकता हूं क्योंकि m2 तो 0 है ही, माइनस का m1 अपॉन m1, तो ये u2 तो क्या चीज है, 0 है ना भाई, यहां कुछ भी बनता रहे लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल इवेंचुअली भी 0। v2 क्या हो गया हमारे पास, 2m1 डिवाइडेड बाय m1 मल्टीप्लाई बाय u1, ये और ये चला गया, यानी कि v2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स u1। यानी कि क्या समझ में आया, समझ में यह आया कि अगर एक हैवी बॉडी, ये एक हैवी बॉडी है, अगर एक हैवी बॉडी बच्चे एक इंतहाई लाइट बॉडी से जाके इलास्टिकली कोलाइड करती है, तो अगर ये u1 से मूव कर रही है तो ये कितने से मूव कर रही होगी, 2 टाइम्स ऑफ u1 से मूव करना शुरू कर देगी। पहली बॉडी की जो मोमेंटम है उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा, नजर आ रहा है, पहली बॉडी का जो मोमेंटम है उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा। पॉइंट क्लियर हो रहा है, समझ आ गई बात की, क्लियर हो रहा है। और पहली बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी सेहत पे भी फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरी बॉडी की जो स्पीड है वो बेसिकली क्या हो गई है, बढ़ गई है। पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरी बॉडी की स्पीड क्या होगी, बढ़ गई है। इसको एक और तरह से समझ लो, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये देखो, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई बड़ा सा ट्रक आगे किसी बाइक को हिट करता है तो ट्रक का मास कैसा होता है, ज़्यादा होता है, और बाइक का मास कैसा होता है, कम होता है। ऐसे ही है, तो ट्रक अपनी स्पीड में चलता जाता है, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, तो ट्रक अपनी स्पीड में चलता हुआ जाता है, जबकि आगे जो छोटी वाली ऑब्जेक्ट होता है वो तेज़ी से आगे जा रहा होता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि ड्यूरिंग द इम्पैक्ट
मोटरसाइकिल ट्रक पे उतनी फोर्स लगाएगी जितनी ट्रक मोटरसाइकिल में लगाएगा, लेकिन ट्रक का मास कैसा है, ज्यादा है। न्यूटन का पहला लॉ, मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। यही वजह है कि उसको कुछ करना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा केस नंबर 4 था जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, और ये +2u1 से क्या पता चल रहा है कि जिस रफ्तार में हैवी बॉडी मूव करती हुई आ रही है, इसी रफ्तार में आपकी लाइट बॉडी भी क्या कर रही होगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज मेरा बेटा जो कि आप खुद से करके लाजमी देखोगे, जो मैंने आपको न्यूटन का लॉ ऑफ इंपैक्ट पढ़ाया था ना, यानी कि जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे, मैंने ये बताया था u1 माइनस u2 विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1, या u1 माइनस u2 विल बी इक्वल टू माइनस का v1 माइनस v2। तो ये चीज जो है ना मेरा बेटा, ये हमेशा होल्ड ट्रू करती है। होल्ड ट्रू करने से मुराद क्या है, देखो मुराद ये है, समझना। देखो, मान लो अगर एक बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, मिसाल दे रहा हूं, समझना जरा, क्योंकि आगे हमने शॉर्टकट यही बनेगा। और एक बॉडी आगे मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकंड से, एक पीछे मूव कर रही है 10 से, एक आगे मूव कर रही है, ये मान लो u1 है और ये मान लो क्या है, u2। तो इससे मुराद क्या है, टकराने से पहले इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, u1 माइनस u2। तो 10 माइनस 3 क्या आ रहा है, +7 मीटर पर सेकेंड। क्या आ रहा है, +7 मीटर पर सेकेंड। अब टकराने के बाद जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, दैट मस्ट बी इक्वल टू -7 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है, यानी कि जब आप v1 माइनस v2 करोगे तो दिस शुड कम आउट टू बी इक्वल टू -7 मीटर पर सेकेंड। यही तो पढ़ाया था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। 7 मिसाल ली है मैंने सिर्फ, यानी कि इसी चीज को यहां से साबित कर रहा हूं। देख लो, आप बाकी तीनों केसेस में चेक कर लेना खुद से। ठीक है, देखो इसकी रफ्तार कितनी है, u1, इसकी कितनी है, 0। तो आपके पास इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, देखो ये u1 है, ये u2 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, u1 माइनस 0, क्या आया, u1 आ रहा है, हाँ या ना। अब टकराने के बाद v1 माइनस v2 कितना आना चाहिए, माइनस का u1। भाई समझ आ रही है, टकराने से पहले रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, u1, कैसे आया, u1 माइनस u2, तो u1 आ गया क्योंकि ये 0 है। तो टकराने के बाद क्या आनी चाहिए, -u1। सर माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। ये सब बातें प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर हुई हुई हैं। ठीक है, तो अब जरा देखो, टकराने के बाद ये मूव कर रहे हैं भाई साहब u1 से, और ये किससे मूव कर रहा है, 2u1 से। अभी हमने पूरी डेरिवेशन कर ली। अब निकालो जरा v1 माइनस v2 की वैल्यू। v1 कितना आ रहा है, u1, और v2 कितना है, 2u1। साइन के साथ कंसीडर करते हैं हर चीज, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अभी माइनस में होता तो मैं माइनस में लिखता है, यहाँ पे ये माइनस अलबत्ता फॉर्मूले का v1 माइनस v2 वाला, ये वाला माइनस। तो u1 माइनस u2 क्या आ रहा है, माइनस का u1। देखो यही चीज है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर किसके आ रही है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। ये है न्यूटन का लॉ ऑफ इंपैक्ट। इलास्टिक कोलिजन में ये चीज हमेशा होल्ड करेगी, इन इलास्टिक में नहीं करेगी। क्लियर हो गया, कॉपी कर लो जल्दी से। अब देखो मेरा बेटा, ये सवाल हमारे सामने एक मेंशन है और मैंने उसके ऊपर लिख दिया है कि ये मल्टीपल ईयर्स पूछा गया है, यानी कि ये इतनी बार पूछा गया है कि यहां पे इंडिविजुअल आप मेंशन भी नहीं कर सकते, बोर्ड्स में भी है, सब जगह पे है। ठीक है, पहले इस सवाल को करते हैं, देन हम आगे के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, देखो भाई सवाल क्या कह रहा है कह रहा है अ 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। कहानी कुछ ऐसी है, आपके पास ये एक अदर लॉन्ग कॉर्ड है और इसके साथ ये एक ब्लॉक मौजूद है। ठीक है, ये ऐसे स्विंग कर सकता है। स्विंग करने से क्या मुराद है, आपका जो पेंडुलम है वो ऐसे मूव करता है ना जनाब, तो ये ऐसे स्विंग कर सकता है आपका ब्लॉक। ठीक है, ये ऐसे 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 मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड सो दैट द, आपने क्या करा, आपने एक 50 ग्राम की बुलेट को फायर कर दिया इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक। ये ब्लॉक है, आपने बुलेट फायर करी। अब देखो सोचो, जब बुलेट ब्लॉक के अंदर एंटर होगी तो होगा क्या, जो ब्लॉक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिनसे मिल के ब्लॉक बना है, अगर वुडन है तो वुड का होगा, मट्टी का भी हो सकता है, जिससे भी मिलके बना है, तो वो बेसिकली बुलेट के मोशन को अपोज करेंगे, वो बुलेट को रोकना चाहेंगे। अब दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो बुलेट ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा या उसके अंदर ही रह जाएगा। इसने कहीं पे नहीं कहा कि बुलेट ब्लॉक को चीरता हुआ निकल गया। अगर ऐसा कहता तो उसको कंसीडर करते हैं हम, वो कहेगा अगर ऐसा होगा। अगर उसने नहीं कहा तो इसका मतलब क्या है कि बुलेट ब्लॉक के अंदर रह गई है। मतलब समझना जरा,
आपके पास यहां से एक बुलेट मूव करती हुई आई और टकराने के बाद अंदर मूव करी और अंदर मूव करने के बाद वो अंदर ही क्या हुआ, रह गई। यानी कि अंदर की रेजिस्टिव फोर्सेस इतनी डोमिनेंट थी कि उन्होंने बुलेट को किस में ले आए, रेस्ट में ले आए। और इसकी वजह से ये जो आपका ब्लॉक है, जाहिर है इस इंपैक्ट की वजह से ब्लॉक स्विंग करता हुआ कहाँ आ जाएगा, ऐसे कहीं ऊपर आ जाएगा। ये मान लो आपका ब्लॉक स्विंग करता हुआ यहां से इस जगह पे आ गया, ठीक है। ये आपका ब्लॉक ऐसे स्विंग करता हुआ यहां पे आ गया और अपने साथ बुलेट को लेता हुआ आया। क्लियर है? ये बुलेट ऐसे मूव करती हुई आई और टकराने के बाद इसके अंदर आई और इस इंपैक्ट की वजह से भाई साहब कहां आ गए, ऊपर आ गए। क्लियर है? अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता अभी ये इनइलास्टिक है, इलास्टिक है या कौन सा है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और थंबनेल के ऊपर जो बुलेट ब्लॉक सिस्टम बना हुआ है वो भी कुछ यही वाला है, ठीक है। तो ये बुलेट ब्लॉक सिस्टम बड़े मशहूर सिस्टम है। खैर आगे देखो अब जरा, ठीक है, आगे देखो हुआ क्या। कह रहे हैं आपके पास एक 50 ग्राम की बुलेट। सबसे पहला काम तो ये करो, अपनी मर्जी से यहां पे एक को बॉडी नंबर 1 कह दो, एक को बॉडी नंबर 2 कह दो। जैसे जो बुलेट है, मैं बुलेट को कह देता हूं कि यार ये बॉडी नंबर 1 है, मिसाल के तौर पे, ठीक है। और जो मास ऑफ द बुलेट है इसको मैं शो करूंगा स्मॉल m से। जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है इसको मैं शो कर दूंगा ub से, मिसाल के तौर पे। और जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है यानी कि सिस्टम में जाने के बाद उसको मैं शो करूंगा v1 से, वो ये हो जाएगी, ठीक है भैया। इसी तरह एक मेरे पास ब्लॉक होगा, जो ब्लॉक है, ब्लॉक को मैं कह रहा हूं बॉडी नंबर 2। जो ब्लॉक का मास है, अच्छा ये जो ब्लॉक है इसको मैं मान लेता हूं कि मैं इसके मास को शो कर रहा हूं mw से, क्योंकि अमूमन ये वुडन ब्लॉक होता है। अमूमन जो सवाल मैंने कहा ना तो वो वुडन ब्लॉक होता है। इसके मास को मैं शो कर रहा हूं कैपिटल M से। कैपिटल M क्यों? क्योंकि जाहिर है ब्लॉक का मास बुलेट के मुकाबले में तो ज़्यादा ही होगा, तो उसको कैपिटल M से शो कर दिया। और इसकी वेलोसिटी u2 से, और या कह लो कि uw से, ठीक है। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद v2 से या vw से। क्लियर है? अब सवाल को जरा एक बार दोबारा पढ़ो और हम साथ साथ फिर इसका डाटा बनाते हुए जाते हैं, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे शॉर्टकट भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन जरूरत कोई नहीं है हमें, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्टकट से नुकसान क्या होता है। तो आप जरा सवाल समझ लो। कहते हैं एक 50 ग्राम की बुलेट है विच इज फाइड इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक। 50 ग्राम की बुलेट है, यानी कि इधर आ गया 50 ग्राम। ग्राम से किलोग्राम में कैसे जाते हैं हम लोग? डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करना सीखा था हमने चैप्टर नंबर 1 में भी। डेसिमल यहां है, 3 प्लेस पीछे जाएगा, 1 2 3, यानी कि 0.05 किलोग्राम। अच्छा, और ये जो है इसका मास कितना दिया हुआ है? 10 किलोग्राम दिया हुआ है। क्लियर हो गया? into a 10 किलोग्राम ब्लॉक that is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum। अब यहीं पे रुक जाओ। आपने ऐसे एक रस्सी बांधी हुई है, एक कॉर्ड बांधी हुई है, उससे आपने एक ब्लॉक हैंग किया हुआ है। जब आप घर में, अक्सर लोगों के घरों के अंदर इस तरह से पौधे, फूल, गमले हैंग हुए होते हैं। जब आप उसे कुछ नहीं करते तो गमला डिस्को कर रहा होता है या रुका हुआ होता है? गमला रुका हुआ होता है, मूव तो नहीं कर रहा होता। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ब्लॉक स्टार्ट में कैसा होगा? ब्लॉक स्टार्ट में रुका हुआ होगा या रेस्टिंग पोजीशन में होगा। ऐसे ही है। अच्छा, if the block is displaced so that the center of gravity rises by 10 सेंटीमीटर। मान लो इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में था। जब बुलेट ने इसको हिट किया तो हिट करने की वजह से जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो कितना राइज कर गया? बाय 10 सेंटीमीटर। कितना राइज कर गया भाई साहब? 10 सेंटीमीटर राइज कर गया। आपने बतानी व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, यानी कि ये बुलेट जिस रफ्तार से मूव करती हुई आ रही थी वो आपने बतानी है। क्लियर हो गया? सर इसके अंदर आखिरी वेलोसिटी के बारे में तो कोई बात हुई नहीं। सर हमें ये तो समझ में आ गया कि जनाब इस पॉइंट पे हुआ है कोलिजन। कोलिजन से क्या मुराद है? ये वो पॉइंट है जहां पे आके बुलेट ने ब्लॉक के साथ इंटरेक्ट किया और अपनी फोर्सेस एक्सचेंज करी। समझ में आ गई बात की? तो इस पॉइंट पे हुआ हमारा कोलिजन। तो कोलिजन से पहले हमें पता चल गया ब्लॉक रुका हुआ था और बुलेट मूव करता हुआ आ रहा था। कोलिजन के बाद ये दोनों मूव कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी की सवाल में कोई बात नहीं हुई। अब नोट करो, कोलिजन से पहले बुलेट अलग था, ब्लॉक अलग था, लेकिन कोलिजन के बाद बुलेट और ब्लॉक एक सिस्टम बन गए, कंपोजिट हो गए, स्टिक कर गए, एक ही हो गए। हाँ या ना? ये कहलाता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या कहलाता है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। सर आपको कैसे पता चला ये इन इलास्टिक है? अभी साबित कर दूंगा मैं, परेशान नहीं, अभी साबित करेंगे हम। मुझे भी नहीं पता अभी, वैसे ही एक डेफिनेशन बता दी थी मैंने अभी, ठीक है। ऐसे तमाम कोलिजन्स जिसके अंदर कोलिजन से पहले 2 अलग बॉडीज थी या 3 बॉडीज थी या 4 इंडिविजुअल, टकराने के बाद
एक साथ मूव कर रही हैं विद अ कॉमन वेलोसिटी। जाहिर है जब टकराएगा तो टकराने के बाद ये ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तो अपने साथ बुलेट को भी लेके जाएगा। गोया जिस रफ्तार से ब्लॉक जा रहा है उसी रफ्तार से बुलेट जाएगी। यानी कि अगर ब्लॉक v रफ्तार से जा रहा है तो बुलेट की रफ्तार भी क्या होगी, v होगी। भाई इतनी बात तो समझ में आती है ना। आफ्टर द कोलिजन क्योंकि बुलेट ब्लॉक के अंदर ही रह गई तो अल्टीमेटली दोनों एक ही रफ्तार से मूव करेंगे। यस और नो? बिल्कुल ऐसे ही मूव करेंगे। समझ आ गई हमें बात की। चलो अब हमें भले ना बताओ कि ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक, लेकिन कोलिजन तो है, टकराया है, बिल्कुल है, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। तो अगर मैं चाहे इलास्टिक हो इन इलास्टिक, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करूं, m1u1 प्लस m2u2, मैं लिख रहा हूं mbub प्लस mwuw विल बी इक्वल टू mbvb प्लस mwvw। क्या मतलब भाई? मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इनिशियल वाली, मास ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इनिशियल, मास। समझ आ गई? वही m1u1 का एक बिगड़ी हुई शक्ल आ गई। इसका मास कितना दिया था? 0.05। या पहले इसका एक सो कॉल्ड शॉर्टकट ड्राइव कर लो ताकि जो है ना तुम्हें समझ में आ जाए ये लोग शॉर्टकट बनाते कैसे। ठीक है, परेशान ना हो ना, पूरा समझ लो भाई। अब यह आ गया भाई m मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी को आपने कह दिया u, जो कि आपको मालूम करनी है। अक्सर जगहों पे जहां शॉर्टकट होता है ना वहां इसकी वेलोसिटी को u भी कहा हुआ होता है। मैं u भी लिख लेता हूं ताकि सवाल खराब ना हो, तुम लोगों को समझ में आ जाए। इसका मास कितना लिया है? कैपिटल M, और ये कितनी है? 0। इसका मास क्या है? स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय v भी को v कह रहा हूं। सिमिलरली कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय v, इन दोनों की वेलोसिटी v इसलिए हो गई बच्चे क्योंकि टकराने के बाद तो दोनों एक साथ मूव कर रही है ना। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बी सेम। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया, यानी कि ये बन जाएगा m मल्टीप्लाई बाय ub विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से v कॉमन ले लूँ तो m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय v। हाँ या ना? अब ub आपको चाहिए तो अल्टीमेटली ub विल बी इक्वल टू m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय v डिवाइडेड बाय m। ये आपकी आ गई एक तरह से इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब आप जब अपने उसमें सॉल्व कर रहे होगे ना कोचिंग वगैरह के अंदर, तो बस आपको वो ये इस तरह की एक्सप्रेशन ड्राइव नहीं कराएंगे। वो पता है आपको क्या करेंगे? वो डायरेक्टली आपको ऐसे कह देंगे कि भाई ub विल बी इक्वल टू, ये स्मॉल m इसकी क्या वैल्यू अभी हमने निकाली थी ना भाई, मास ऑफ बुलेट ये कितना है? 10। ये कितना है? 0.05 मल्टीप्लाई बाय v, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे 10.05 डिवाइडेड बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय v। मजीद सॉल्व कर लोगे ये शायद 201 के करीब कुछ बनता है, 201 इंटू v। ठीक है, खैर अगर सिंप्लीफाई भी करना हो तो भी करके देख लेते हैं। अगर मैं ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 कर लूँ, सर अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो साथ में डिवाइड भी कर रहा हूँ ताकि मसला हल हो जाए, और उससे फायदा क्या हो रहा है वो भी आपको नजर आ रहा है। देखो साथ साथ ना ये चीजें सीखते जाओ ताकि आपके लिए जो क्विक मैथ्स है ना वो आसान होती रहे। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 का मतलब क्या है? 1 और 1, 2 प्लेस डेसिमल आगे आ गया, इसका डेसिमल प्लेस आगे आ गया। मल्टीप्लाई बाय v अपनी जगह पे एज इट इज चल रहा है। सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ रहा है 1005, डिवीजन में क्या आ गया? 5 इंटू v। 5 1 जा 5 2 जा हो गया 10। अब 5 के टेबल में 0 तो नहीं आता तो मैंने ये 0 एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। अब 5 1 जा क्या हो गया? 5, यानी कि क्या आंसर आ रहा है? 201v। अब आपके कोचिंग वाले सर आपको ये स्टेप नहीं कराते, ये स्टेप डायरेक्टली करा देते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि बच्चे शॉर्टकट ऐसे ही ड्राइव किए जाते हैं ये चीजें बता दी हैं। क्लियर है? ताकि आप कभी भी किसी भी कोचिंग वाले के शॉर्टकट देख के परेशान ना हो कि ये कहां से आ गया, ये ऐसे आता है। खैर अब ये कहां से आएगा? अब मुझे एक बात बताओ, देखो मेरा बेटा समझना जरा बात को। जब ये बुलेट यहां से ऐसे ऊपर जाएगा, गौर से, जब ये बुलेट यहां से ऐसे ऊपर जाएगा, जब ये बुलेट ऐसे ऊपर जाएगा तो बुलेट के पास जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी किस में? पोटेंशियल में। हाँ या ना? भाई देखो बुलेट आया मूव करता हुआ, ब्लॉक के अंदर चीरता हुआ चला गया, अंदर मौजूद है, तो कुछ ना कुछ पार्ट तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी का बचेगा। हाँ या ना? भले कुछ पार्ट हीट में चला जाए, बुलेट गर्म भी हो रही होगी, हीट में जा रहा है वो पार्ट। इसी तरह आवाज भी आएगी, साउंड में जा रहा है पार्ट। इसी तरह ब्लॉक बुलेट के अंदर आने को रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, तभी तो रुक रही है अंदर आके बुलेट, रोकेगा। तो बुलेट आगे बढ़ने के लिए
उसकी रेजिस्टेंस का मुकाबला करेगी जिसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसमें भी जा रही है एनर्जी बुलेट की। तो कुछ ना कुछ पार्ट ब्लॉक को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब तक तो समझ गए होंगे ये इनइलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही। काइनेटिक एनर्जी बुलेट की पहले ज्यादा थी, अभी क्या हो रही है, कम हो रही है। मैं अभी साबित भी कर दूंगा कि ये इनइलास्टिक है, लेकिन फिलहाल समझते चलो। वैसे भी समझ में आ रहा है ना लॉजिकली भी। तो बुलेट ब्लॉक के अंदर आई, अब ब्लॉक के अंदर जब आ गई तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, बची हुई काइनेटिक एनर्जी थी, उसी की वजह से तो ब्लॉक क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर सकता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी खर्च होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जनाब, गेन होगी। हाँ या ना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही होगा। अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो मैं यहां लिखूंगा हाफ mv²। m से क्या मुराद है, मास। अब यहां पे जो मास लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M। क्यों सर? अब अक्सर टीचर यहां भी भंड मारते हैं, बताता हूं भंड कैसे मारते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। मैं यहां लिखूंगा m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय gh। वो यहां पे m लिखते हैं, यहां भी m लिखते हैं, m से m कट जाता है, कट तो ये अभी भी जाएगा, लेकिन सही कॉन्सेप्ट जानो। देखो बच्चे, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, अभी हम ये सारा काम जो कर रहे हैं, अभी जो ये v वेलोसिटी है, ये टकराने से पहले की है, टकराने के बाद की है, खुद सोचो ये कब की है, ये टकराने के बाद की है। तो टकराने के बाद क्या ब्लॉक का अकेला मास है या उसमें बुलेट ऐड हो चुकी है? बुलेट तो ऐड हो गई है। तो जब बुलेट ऐड हो चुकी है तो उसका मास अलग से क्यों होगा, अलग से मतलब क्यों नहीं काउंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे काउंट। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ये जरूरी है, क्योंकि जब आपको ये तो हमारा सवाल है एज इट इज, किताब का क्वेश्चन भी है और पूछा गया है, इसी की वैरायटी बना बना के आपका एग्जामिनर पूछता है। आपको पूछेगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आपको बोलेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि यहाँ एम रखना है या कैपिटल एम रखना है या एम प्लस कैपिटल एम रखना है, तो आप भंड मारोगे उसके अंदर। क्यों रखना है? क्योंकि भाई हम कोलिजन के बाद की बात कर रहे हैं। कोलिजन के बाद बुलेट ब्लॉक एक सिस्टम बन चुका है, तो मास कितना होगा, m प्लस कैपिटल M। हाँ, कैंसिल बिल्कुल हो जाएगी ये चीज, लेकिन सही चीज समझ लेना ताकि काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सको। खैर, अब क्या होगा भाई, ये हो गया आपके पास v² विल बी इक्वल टू 2, वहां चला जाएगा 2 इंटू GH। अगर v की वैल्यू चाहिए, v विल बी इक्वल टू √2GH। तो अक्सर जगहों पे आपको जो शॉर्टकट मिलता है ना वो ये मिलता है। इसी को अगर मैं एक स्टेप आगे ले जाऊं तो UB विल बी इक्वल टू M प्लस कैपिटल M होल डिवाइडेड बाय M मल्टीप्लाई बाय √2GH। क्लियर हो गया? ये बन गया आपका शॉर्टकट, तैयार हो गया। वो जो कहते हैं ना हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे एक स्टेप में, तो वो एक स्टेप का न्यूमेरिकल ऐसा होता है, आपको ये चीज याद रखनी पड़ती है, बेकार है। ठीक है, खैर हम यहां तक पहुंच चुके थे। 201 इंटू V यहां से निकाल लेते हैं अभी जरा, क्या आएगा भाई, √2 मल्टीप्लाई बाय G कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई थी ना कहीं, 10 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 10 डिवाइडेड बाय 100। ये क्या करा मैंने, सेंटीमीटर से मीटर में जा रहा हूं क्योंकि सब कुछ ऐसा ही में चल रहा है। तो 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 मर गए, ब्रैकेट में क्या बचा, √2। √2 की वैल्यू होती है 1.41, अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 1.4 ले सकता हूं, हाँ या ना। तो मेरे पास v का वैल्यू क्या आ रहा है, 1.4 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रही है, हाँ या ना। v का वैल्यू क्या आ रहा है, 1.4 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं यहां लाके पुट करता हूं, ये u भी निकालने की इक्वेशन चल रही है ना, 201 मल्टीप्लाई बाय 1.4, सॉल्व कर लो क्या बनता है ये, 201 मल्टीप्लाई बाय 1.4, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 4 आया, 1 आया, 8 आया, 2 आया। एक के बाद डेसिमल लगेगा, एक के बाद, तो 281.4 क्या आंसर आ रहा है, 281.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? यानी कि आपके पास जो इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट थी वो कितनी थी, 281.4 मीटर पर सेकेंड। बुलेट किस रफ्तार से मूव करती हुई आ रही है, 281.4 मीटर पर सेकेंड से मूव करती हुई आ रही है। क्लियर है? अभी तक हमें यह नहीं पता कि आपके पास जैसे कहना चाहिए ये कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। वैसे तो मैं बता चुका हूं, समझ में भी आ रहे हैं हमें लॉजिकली, लेकिन जस्टिफाई नहीं हुआ ना अब तक। चलो इतना हिस्सा हो गया ना, चलो अब जरा समझते हैं। अब ये वैल्यूज याद रखना जो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालूं सिस्टम की, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वही होगी यानी कि बुलेट और ब्लॉक की।
भाई बुलेट और ब्लॉक अलग अलग हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो काउंट करेंगे ना, सिस्टम में तो दोनों आएंगे, मतलब सिस्टम का पार्ट तो दोनों है ना, भले अभी एक कंपोजिट सिस्टम नहीं हुआ लेकिन सिस्टम में तो दोनों ही हैं। ये वाला फैक्टर हो गया जीरो, क्योंकि टकराने से पहले इनिशियली ब्लॉक कैसा था, रेस्ट में था। टकराने से पहले आपका ब्लॉक कैसा है, रेस्ट में है, और सारी की सारी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो बुलेट की वजह से होगी। अबे बुलेट ही तो मूव कर रहा है, हाँ या ना, तो निकाल लो यहां से, हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसका मास कितना है 0.05 मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर, वी कितना आया था 1.4, डायरेक्टली कर लो ना, यहां से सिंपल कर लो। देखो यहां से आपके पास v की वैल्यू क्या आई थी, v की वैल्यू आई थी √2, वही तो 1.4 लिखी थी मैंने। अगर मैं v स्क्वायर कर लूं तो v स्क्वायर कितना आएगा, 2 के बराबर आएगा, हाँ या ना भाई, v स्क्वायर यही आएगा ना। तो अब देखो मैं क्या बंड मार रहा था, देखो मैं क्या बंड मार रहा था, ठीक है मैं भी बंड मार रहा था, ये v स्क्वायर उठा के मैं यहां रखने लगा था अभी। हालांकि ये v क्या है, ये v फाइनल वेलोसिटी है, और अभी हम काइनेटिक एनर्जी कौन सी निकाल रहे हैं, हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं मेरा बेटा अभी इनिशियल वाली। तो इनिशियल स्पीड रखूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी, क्या आई थी 281.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से अपने पास, और मैं इसका डायरेक्टली आंसर यहां पे लिख देता हूं। जब इसको सॉल्व करोगे 1/2 यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 जो कि मास ऑफ द बुलेट है, मल्टीप्लाई बाय 281.4, मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन, और 281.4 का स्क्वायर भी कर लिया ना, मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो कुछ आ रहा है 1979.649, 1979.649 तकरीबन 6 के करीब ले लो। ये मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ऐसे ही है, ये क्या आ रही है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सर हम बगैर कैलकुलेटर के कैसे करेंगे, उसके लिए क्विक मैथ्स मौजूद है बच्चे। इसको आप करोगे 5/100, 5 को 281.4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, फिर 100 से डिवाइड करोगे, डेसिमल को 2 स्टेप पीछे मूव कर दोगे। अभी मैं क्विक मैथ सिखा रहा नहीं हूं यहां पे, क्लियर है, सही हो गया, ये आ गई। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो बच्चे, ये पॉइंट समझ आ गया कि ये वाला फैक्टर हमने जीरो क्यों किया, और वो जो मैं एक बोंगी मारने लगा था वो बोंगी आपने नहीं मारनी, मैं v की वैल्यू यहां पे रख रहा था। हालांकि मैं क्या मालूम कर रहा हूं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और वो इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, वो तो फाइनल है, सही है। अब अगर मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के दो तरीके हैं, पहले एक तरीका समझ लो फिर मैं दूसरे से समझाता हूं, वो ज्यादा आसान है, देखो वो भी समझा दूंगा। देखो एक है फाइनल काइनेटिक निकालने का तरीका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका हाफ एम वी स्क्वायर। भाई ये ध्यान में रखना कि यहां पे जो मास आएगा दिस विल बी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर। अब यहां पे आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी भी कौन सी वाली आएगी, फाइनल वाली आएगी। वी स्क्वायर डायरेक्टली आ गया, वी की वैल्यू √2 थी तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 मर गया यहां पे, एम प्लस एम, एम कितना है 0.05 प्लस कैपिटल एम कितना है 10, ये लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है जमा कर लिया, क्या आया यहां पे हमारे पास ये 10.05 जूल्स। अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो, फर्क नजर आ रहा है आपको। इनिशियल काइनेटिक अगर आप राउंड ऑफ कर लो तो ये तकरीबन आपके पास 1980 जूल है, तकरीबन राउंड ऑफ करो, और ये कितना है तकरीबन 10 जूल है, यानी कि आपके पास 1970 जूल्स तकरीबन लॉस हो गया। 1970 जूल्स आपका क्या हो गया, लॉस हो चुका है। आने वाली बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 1980 जूल। बुलेट ब्लॉक सिस्टम के पास मिला के काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सिर्फ 10 जूल। तो बाकी 1970 कहां गया, साउंड में गया, हीट एनर्जी में गया, वो जो बुलेट ब्लॉक को पेनिट्रेट कर रही थी तो उसके अंदर जो ब्लॉक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था उसको ओवरकम करने में गया। यही तो वजह है कि बुलेट जब टकरा के आती है तो गर्म हो रही होती है, वो यहीं से आती है एनर्जी सारी। तो अब तो क्लियर हो गया ये इनइलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है। तो अक्सर आपका एग्जामिनर जब सवाल पूछता है ना कि ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन इनिशियल ज्यादा होती है फाइनल, तो आपके कोर्स में कहीं भी फाइनल ज्यादा नहीं है। हो सकती है इसलिए बता दिया ताकि अगर आप कभी गूगल पे आगे भी सर्च करो ना तो ये नहीं बोलो कि बिलाल ने कॉन्सेप्ट गलत दिया था। फाइनल हो सकती है वो उन जगहों पे होती है जब अमूमी तौर पे सब एटॉमिक लेवल पे इनइलास्टिक कोलिजन होता है और ड्यूरिंग द कोलिजन बॉडीज अपनी स्टोर्ड एनर्जी लिबरेट कर रहे होते हैं, तब फाइनल ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन जनरली हमारे केस में गाड़ी उससे टकरा गई, गाड़ी ट्रक में चली गई, इस तरह की चीजें होती हैं, बुलेट ब्लॉक सिस्टम होता है, तो उसमें हमेशा क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
दूसरा, मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। चेक कर सकते हो आप भाई, अगर आप इनिशियल मोमेंटम निकालोगे, जो आपका इनिशियल मोमेंटम है, हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली, हमने फाइनल भी निकाल ली, हमने डिफरेंस भी निकाल लिया। ये सब आपका एग्जामिनर अलग अलग पूछता है। अभी एक और सवाल कराता हूं, वो सवाल लास्ट टाइम आया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये सब पता था बच्चों को, एग्जामिनर ने पूछ लिया यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है। ठीक है, ऐसा भी कर सकता है एग्जामिनर। तो वही सवाल भी मैंने कंपाइल किया है, उसको भी करा देते हैं अभी। ठीक है बच्चे, लेक्चर बनाने में ना बस थोड़ा सा लेट हो इसीलिए जाता हूं क्योंकि मैं चाह रहा होता हूं कि फिर उस टॉपिक के सारे सवाल जो कभी भी आए हुए हैं ना, वो सब कवर कर लूं, ताकि उसको देखने के बाद आप में से कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर दे, किसी भी बोर्ड का पेपर दे, परेशानी ना हो, सब चीज़ें क्लियर हो। इसलिए टाइम भी लग जाता है थोड़ा। मोमेंटम विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व, ये मैं कह रहा था, चेक भी कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा भाई, ये होगा इनिशियल मोमेंटम। अब इसमें मास ऑफ बुलेट कितना है 0.05 और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 281.4, और आगे ये तो हो गया 0 क्योंकि जो आपका ब्लॉक था वो कैसा है, रेस्ट के अंदर है। तो इसको मल्टीप्लाई करके अभी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। फाइनल के अंदर अगर आप चेक करोगे तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय v प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय v। m कितना है, m है 0.05 मल्टीप्लाई बाय ये कितना है 1.414। भाई वही जो आपके पास ये आई थी ना वेलोसिटी, √2 कितना होता है 1.414 होता है, प्लस कैपिटल M कितना है, कैपिटल M था हमारे पास 10, ये कितनी आई है 1.41। अब चेक कर लो जरा हमारे पास क्या ये चीजें मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। देखो मेरा बेटा, इसको अगर आपने अपने पास चेक किया होगा ना, तो ये तकरीबन आपके पास 14.1 के अराउंड आ रहा होगा इसका मोमेंटम। तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे वो इनइलास्टिक कोलिजन हो। अच्छा, मैंने बीच में एक बात और की थी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बुलेट ब्लॉक सिस्टम में निकालने का एक तरीका और होता है, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होल्ड करता है ना जनाब। जो काइनेटिक एनर्जी है, जब ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो वही सारी की सारी किस में जा रही है, और ये सिर्फ तब लगेगा जब ब्लॉक ऐसे हैंग हुआ होगा। समझना बात को, अगर ब्लॉक हैंग हुआ है और टकराने की वजह से ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तभी आपकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। इससे भी निकाल सकते थे, इससे भी 10 जूल आंसर आएगा, m मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय h। चेक कर लेना बच्चे, इससे भी आंसर कितना आएगा अपना 10 जूल। ठीक है, इतना हिस्सा कॉपी करो, आगे चलते हैं, कुछ और सवालात करते हैं। अच्छा, अब देखो मेरा बेटा, इस सवाल को करने के बाद हमारे पास हमने देखा था ना कोलिजन्स या इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडीज। एक होती है इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक मोमेंटम दोनों कंजर्व है, एक इनइलास्टिक है जिसमें मोमेंटम कंजर्व है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। ये जो अभी हमने टाइप पढ़ी थी ना, मतलब जिसके अंदर एक बॉडी मूव करती हुई आती है और दूसरी बॉडी से स्ट्राइक करने के बाद स्टिक कर जाती है, एंड आफ्टर द कोलिजन बोथ द बॉडीज विल मूव विद अ सिंगल स्पीड, एक ही स्पीड से मूव करेंगी। ये कहलाता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या कहलाता है बेटे, ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब पहले मैंने इसका सवाल इसलिए कराया था ताकि जब ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो आपके जहन में ये ना आए कि ये हमारे कोर्स से बाहर की चीज़ है, इसलिए पहले मैंने आपको इसका सवाल करा दिया। अब इसकी डेफिनेशन समझ लो। इसकी डेफिनेशन एक तो वही है कि अगर ड्यूरिंग द कोलिजन दोनों बॉडीज स्टिक कर जाती हैं। स्टिक करने का क्या मतलब है कि भाई साहब आफ्टर द कोलिजन कंपोजिट सिस्टम बन गया। कंपोजिट सिस्टम का क्या मतलब है, एक साथ मूवमेंट हो रही है। ये क्या कहला रहा है हमारे पास, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, या इसी को हम एम्बेडेड सिस्टम कोलिजन भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एम्बेडेड सिस्टम कोलिजन्स। अब चाहे आप ए लेवल्स वाले हो चाहे आप बोर्ड के बच्चे हो, ये आपके कोर्स में शामिल है। ठीक है, इसी की एक और डेफिनेशन ये होती है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या रिसेशन आफ्टर द कोलिजन इज 0, यानी कि v1 माइनस v2 इज 0, तो बी अल्टीमेटली यही होगा। ऐसा क्यों होगा समझ लो जरा। देखो आपके पास एक बॉडी मान लो मूव करती आ रही है विद सम स्पीड u1, एक बॉडी है मान लो ये मूव कर रही है विद सम स्पीड u2। ये भाई साहब गए जाके इससे टकरा गए। अब टकराने के बाद ए और बी स्टिक कर गए, स्टिक करके दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं। जब एक साथ मूव कर रहे होंगे तो क्या मैं कह सकता हूं v1 विल बी इक्वल टू v2, हाँ या ना। जो बॉडी ए की रफ्तार है आफ्टर द कोलिजन वही किसकी होगी, बॉडी बी की आफ्टर द कोलिजन। तो अगर v2 यहां प्लस का है वहां लेके जाऊंगा तो माइनस v1 माइनस v2 विल बी इक्वल टू 0। यानी कि अगर u1 माइनस u2 था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो v1 माइनस v2 क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर हो गया। तो v1 माइनस v2 किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो हम यूं भी कहते हैं कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन
0 है, इसका मतलब ये कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, यानी कि V1 विल बी इक्वल टू V2। अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये मैंने आपको सिखाया था, ये बराबर होता है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2 के, यही होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2 किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। भाई V2 और V1 बराबर है ना, हाँ या ना, इसमें अपॉन में कुछ भी होता रहे, अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने देखा था E की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और अगर कोई नॉर्मल इनइलास्टिक कोलिजन होता है, यानी कि जो परफेक्टली इनइलास्टिक भी ना हो और इलास्टिक भी ना हो, इसमें E का वैल्यू बराबर होता है 0 और 1 के दरमियान में। क्लियर हो गया बच्चे, हाँ या ना? तो आपसे यहां से सवाल पूछ सकता है, और माजी में एक दफा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इफ, उसने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का नाम नहीं लिया था क्योंकि वो आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, उसने कहा इफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स 1 देन द कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक कोलिजन। वही बात हो गई, क्लियर है? ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन आपको फेडरल में भी मिलेगा, बलूचिस्तान में भी मिलेगा और पंजाब में भी मिलेगा। ठीक है भाई साहब, इतना हिस्सा क्लियर है? कॉपी कर लो, आगे सवाल देखते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने ये सवाल मेंशन है, ठीक है, JIKI जो कि हमारी गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर 2016 के इंटी टेस्ट के अंदर ये सवाल पूछा गया। क्या कह रहे हैं? A body of mass 2.9 kilogram is suspended from a string of length 2.5 meter and is at rest। अच्छा, बना लो भाई। यहाँ पे अगर आप डायग्राम बना लेते हो ना बच्चे, तो आपकी आधी जिंदगी तो हो गई आसान वहीं पर ही। ये आपके पास कोई बॉडी है और इस स्ट्रिंग की लंबाई आपको कितनी गिवन है? स्ट्रिंग की लंबाई हमें गिवन है 2.5 मीटर। क्लियर है? आगे कहता है बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली। वही काम करोगे, यहाँ पे आप एक बुलेट होगी, बुलेट को मान लीजिए मैं कह रहा हूँ बॉडी नंबर 1। इसी तरह यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक को मान लीजिए मैं कह रहा हूँ मेरा बॉडी नंबर 2। ठीक है, आपने पहले वीडियो को पॉज करना है और इस सवाल को खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं तो बहरहाल करा ही दूंगा फिर। चलो वीडियो को पॉज कर लो और खुद से करो। बॉडी का मास दिया हुआ है 2.9 किलोग्राम, यानी कि ये आपको मिल गया 2.9 किलोग्राम। क्लियर है? सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2.5 मीटर, आपको स्ट्रिंग की लंबाई दे दी 2.5 मीटर। बुलेट का मास दिया हुआ है 100 ग्राम। बुलेट का मास कितना दिया हुआ है जनाब? 100 ग्राम। ग्राम से किलोग्राम में कैसे जाते हैं भाई? डिवाइडेड बाय 1000। तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 क्या आया? 0.1 kg आ गया ये। ठीक है, मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली विद 150 मीटर पर सेकेंड। आपको बुलेट की इनिशियल स्पीड कितनी दे दी? 150 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? स्ट्राइक्स, अच्छा, ब्लॉक की इनिशियल स्पीड यहां लिखा हुआ था कहीं कि ब्लॉक कैसा है? रेस्ट में है। वो नहीं भी देता तो हमें पता है ब्लॉक कैसा होगा, रेस्ट में होगा। भाई आप किसी चीज को हैंग करोगे तो वो खुद से तो आगे पीछे मूव नहीं कर रही होगी, तो अल्टीमेटली आपका जो ब्लॉक है वो कैसा है? रेस्ट में आ गया। अच्छा, लाजमी नहीं है वुडन ब्लॉक को, मैंने UW सिर्फ वैसे ही मिसाल में मतलब एक लिया हुआ है कि भाई ब्लॉक की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको UW कह देंगे। आपकी मर्जी, आप कुछ और कह दो। B इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि UB मैंने बुलेट की वेलोसिटी को कह दिया। ठीक है, तो ये 0 हो गया आपके पास, 0 मीटर पर सेकेंड। एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट, यानी कि बुलेट ने आके स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद उसमें क्या हो गया? एम्बेडेड हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं कहीं पे ये लिखा मिल जाए कि एंड गेट्स स्टिक टू इट, यानी कि बुलेट उससे क्या कर गई? स्टिक कर गई। व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल आफ्टर द इंपैक्ट? अब ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास ये कहीं पे आ गया, जाहिर है जब इंपैक्ट होगा तो ऐसे ऊपर उठेगा, जब ऊपर उठेगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर जाएगा। ऐसे ही होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा? राइज कर जाएगा। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा क्या है? आपसे बोल रहा है कि भाई ये एंगल बताइए कितना बन रहा है। अब एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? एंगल बनाने के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है, यहां पे एक अदर ट्राइंगल कंसीडर करना होगा। ये ट्राइंगल है, मान लो ये एक ट्राइंगल है आपका। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। आपका एक अदर ये इस तरीके का ट्राइंगल बन गया मेरा बच्चा, हाँ या ना? ये A है, गौर से देखना और समझना, ये B है और ये क्या है? C है। ऐसे ही है, दिख रहा है आपको? अब A से लेके C तक क्या मैं कह सकता हूं ये थ्रेड की लेंथ के बराबर है, हाँ या ना? ये क्या है? ये थ्रेड की लेंथ है। क्यों भाई? ये थ्रेड यहां और यहां से जुड़ा हुआ है। सर यहां तो इतना लंबा था थ्रेड, अबे अभी भी इतना ही लंबा है, बस ये ब्लॉक घूम के यहां तक आ गया है।
सही है। तो ये क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड। ये क्या है सर, ये भी लेंथ ऑफ द थ्रेड है? नहीं, ये पूरी लेंथ ऑफ द थ्रेड है। ये क्या होगा, ये देखो यहां से ये ब्लॉक ऊपर कितना गया है, h हाइट के बराबर गया है। यहां देखो, यहां पे अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां था, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां आ गया, तो हाइट कितनी कवर हुई, h। हाँ या ना, देखो ये पूरी लेंथ L आपको गिवन है पहले, h ऊपर चला गया तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस h। हाँ या ना, ये पूरी लेंथ है, h ऊपर आ गया ये, तो L माइनस h, यानी कि ये चीज किसके बराबर है, L माइनस h के बराबर है। और आपको चाहिए क्या, थीटा चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाली जो साइड है दिस विल बी बेस। हाँ या ना, क्योंकि जिस साइड पे दो एंगल होते हैं वो बेस होता है, इस साइड पे दो एंगल है तो ये बेस है। सर बेस तो ये होता है, अबे बेस नहीं होता ये बेवकूफ़ों वाली बात नहीं करना कि बेस हमेशा नीचे वाली साइड होती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। जिस साइड पे दो एंगल है वो बेस है। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस है, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, अगर मैं देखूं बेस और हाइपोटेन्यूस किस फॉर्मूले में आते हैं, cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस कितना है, L माइनस एच, और अपॉन में हाइपोटेन्यूस कितना है, L है। क्लियर है। अब इसका भी शॉर्टकट बन सकता है, अगर मैं एलसीएम तोड़ दूं या तो इसको याद कर लो आज के बाद, लेकिन याद बात करने की किसी चीज को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब मुझे चाहिए क्या, मुझे ये हाइट चाहिए। हाइट आपको सवाल में कहीं भी नहीं गिवन गई, ये कितना ऊपर गया। काम वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। सबसे पहले अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से स्टार्ट करो जरा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और v2। क्लियर है। ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया। और इसका मास m कहला रहा है, इसकी वेलोसिटी ub कहला रही है। इसका मास m कहला रहा है, इसकी वेलोसिटी v कहला रही है, क्योंकि दोनों जाहिर है टकराने के बाद दोनों एक साथ मूव करेंगे। जब एक साथ मूव करेंगे तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ द बुलेट भी v होगी और अल्टीमेटली वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक भी क्या होगा, v होगा। सवाल वाले ने भी कह दिया कि ये क्या कर रहा है, एम्बेड कर गया। एम्बेड करने का मतलब क्या, ब्लॉक के अंदर चली गई। क्लियर है। आगे देखो अब जरा, मास ऑफ ये कितना हो गया आपके पास जनाब, ये कितना बनता है हमारे पास बच्चे, ये कैपिटल M हो गया, मल्टीप्लाई बाय वो कितना है, v के बराबर हो गया। समझ आ गई बात की, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे स्मॉल m, यहाँ पे कितना है हमारे पास, स्मॉल m कहाँ चला गया, पहले तो स्मॉल m कितना है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय बुलेट की वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको, 150। अगर मैं यहाँ पे करूँ, अगर मैं यहाँ से v कॉमन कर लूँ तो ये बन जाएगा m प्लस कैपिटल M, इसको मल्टीप्लाई करो। 0.1 का मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 150। v कितना है, v आपको पता ही नहीं है अभी। स्मॉल m कितना है, 0.1, कैपिटल M कितना है, 2.9। गिवन है ये सब हमें यहाँ पे, ठीक है, ये गिवन है। ये और ये चला गया, ये आ गया हमारे पास 15 विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 2.9 कितना होता है, 3, यानी कि v विल बी इक्वल टू 15/3। सिंप्लीफाई कर लो, क्या बनता है, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो ब्लॉक है वो किस रफ्तार से ऊपर जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये हाइट मालूम करनी है ताकि मैं यहाँ फॉर्मूले में पुट करके थीटा निकाल सकूं, जो मुझे थीटा यहाँ पे चाहिए। अब मुझे पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जब ब्लॉक ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। ऐसा ही होगा ना बच्चे, काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। तो हाफ m प्लस m मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर विल बी इक्वल टू mgh टोटल मास, और gh आ गया यहाँ पे, ये और ये वैसे ही मर गया यहाँ पे। h आपको चाहिए, h विल बी इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, रट्टा मत मारना इसका। v स्क्वायर, v कितना आया 5, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 2, ये आ गया g कितना है 10, दिया हुआ यहाँ पे g का वैल्यू क्या लेना है, 10 लेना है। 25/2 क्या होता है बच्चे, 12.5 होता है। अपॉन में क्या आ गया 10, 10 से डिवाइड करूंगा, डेसिमल एक स्टेप और पीछे आ जाएगा, क्या बना ये 1.25, यानी कि कितना ऊपर गया ये 1.25 मीटर ऊपर चला गया। ये देखो जरा फॉर्मूला यहाँ पे जो भी हमने निकाला था, cos थीटा विल बी इक्वल टू L माइनस एच डिवाइडेड बाय L। L कितना गिवन था आपको, L गिवन था मेरा बच्चा 2.5, L कितना है 2.5 माइनस H कितना आया 1.25 डिवाइडेड बाय L। L कितना है, L इज 2.5। ऐसे ही 2.5 में से जब आप 1.25 माइनस करोगे तो बचेगा क्या 1.25। भाई 1.25 में 1.25 ऐड करते तो 2.5 बनता है, इसमें से ये माइनस किया, क्या बचा 1.25, अपॉन में क्या आ गया 2.50 हो गया एक तरह से।
सॉल्व करना चाह रहे हो विदाउट डेसिमल, वरना तो नजर आ रहा है 1.5 2 होता है 2.5, लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो आप 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जैसे भी सिखाया था। ऊपर बन जाएगा 125, नीचे बन जाएगा 250। सॉल्व कर लो। आप किससे सॉल्व करोगे? 125 से ही कर लो। 125 1 जा, 125 2 जा। भाई 125 में 125 को ऐड करेंगे तो 250 बनेगा, तो 1/2 हो गया। cos थीटा इज 1/2, थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। जब आप करोगे cos इनवर्स 1/2, अब ये परफेक्ट एंगल है, इसका मतलब एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। क्लियर हो रहा है? अब बच्चे का सवाल होता है सर इतने मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, तो वो देखो आया हुआ है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, पॉइंट समझ आ रहा है? देखो बच्चे, चीज मुश्किल नहीं होती। अभी आपके सामने ये सारी चीजें हमने पहले से पढ़ी हुई थी, तो हमने दोबारा कर ली सॉल्व। क्या हमें कोई मुश्किल हुई? कोई मुश्किल नहीं हुई हमें। बस मसला क्या है कि आपकी बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये सब करना है? प्रैक्टिस से। जिस साल ये पेपर आया GI वालों का, पहले तरीका ये था कि वो क्या करते थे, एक ना जैसे A लेवल्स के अंदर या CSS के पेपर्स के अंदर एक एग्जामिनर रिपोर्ट पब्लिश होती है कि आपके पास ना जो किस क्वेश्चन को कितने फीसद बच्चों ने गलत किया या सही किया। तो उस साल भी इस क्वेश्चन को 2.3 या 2.4% बच्चों ने सही किया था। तो उस साल भी बच्चे थे जिनको ये सारे कॉन्सेप्ट पता थे। तो आप भी हो सकते हो, बस प्रैक्टिस करनी है। एक सवाल और करते हैं जो हमारे पास पेपर का है, तो हम देन वी आर डन। अब देखो मेरा बेटा, हमें यहां पे 1 से 2 एक सवाल और दिया हुआ जो हमारे पास पेपर्स का है। ये मेडिकल के पास पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा क्या है? कह रहा है कि अब 50 ग्राम बुलेट, एक आपके पास 50 ग्राम का बुलेट है, दैट इज मूविंग। चलो मेरा बेटा अब जरा जल्दी से इसको देख लो। अच्छा, शायद लाइट का थोड़ा सा इम्पैक्ट ख़राब नज़र आएगा, मैं बहुत माजरत हुआ हूँ, लाइट बंद हो गई है। ठीक है, वो लेक्चर मुझे दोबारा शूट करना पड़ेगा, इसलिए इसी के अंदर इसको ज़रा मुकम्मल कर लो। ठीक है, देखो बच्चे क्या कह रहे हैं मेडिकल वालों का एक पास पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि हमारे पास अ 50 ग्राम बुलेट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ मास 950 ग्राम एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट। आपने काइनेटिक एनर्जी का लॉस बताना है परसेंटेज की टर्म में। ठीक है, अब देखो ये मैं वो बात कर रहा था ना वो सवालों की, वो जिसके अंदर ब्लॉक ऊपर उठता है, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन थे ना बच्चे, उसमें ऊपर आपका ब्लॉक किसी रस्सी से बंधा हुआ होता है। किससे बंधा हुआ होता है? रस्सी से बंधा हुआ होता है। ऐसे ही है। अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इसका मतलब सिंपल ये है कि आपके पास एक ये कोई ब्लॉक है जो ऐसे रखा हुआ है, ये बुलेट ऐसे मूव करता हुआ आया और इससे स्ट्राइक कर गया। जाहिर है इसकी वजह से ये जो आपका ब्लॉक होगा ये थोड़ा क्या हो जाएगा, अगर किसी टेबल पे रखा हुआ है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो आपका ब्लॉक थोड़ा सा क्या होगा, आगे चला जाएगा। बस इतना सा फर्क पड़ेगा। आपने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बताना है, कोई मसला नहीं है। अभी देख लेते हैं। देखो अगर मैं वही वाली कहानी करूँ यहाँ पे बुलेट ब्लॉक की, कि मैं मिसाल के तौर पे लेके चलूँ कि जनाब मेरे पास बुलेट जो है ये बॉडी नंबर 1 है और मेरा बेटा मेरे पास जो ब्लॉक है दिस इज़ बॉडी नंबर 2। ठीक है, तो मेरे पास जो बुलेट है, बुलेट का जो मास है, मास ऑफ द बुलेट स्मॉल m होता है, दिस इज़ 50 ग्राम। अच्छा, यहाँ पे मैं इसे किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि देखो आगे ब्लॉक का मास भी किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि दोनों का मास किसी एक में लेके आप चल सकते हो। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये चीज़ें सारी प्रैक्टिस के साथ मजीद क्या होंगी, पता चलती जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ब्लॉक का मास आपको कितना दिया हुआ है जनाब? ब्लॉक का मास दिया हुआ है आपको 950 ग्राम, 950 ग्राम। आगे कहता है बुलेट मूव कितने उससे कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से आपका बुलेट मूव कर रहा है। ठीक है, तो बुलेट की जो वेलोसिटी है दिस इज 10 मीटर पर सेकंड, और जाहिर है आपका जो इनिशियली ब्लॉक होगा वो कैसा होगा, रेस्ट में होगा, यानी कि दिस इज 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अब होता क्या है बच्चे, होता ये है कि ये उसमें जाके एम्बेड हो जाता है। एम्बेड होने का मतलब क्या है, देखो ये बुलेट इससे स्ट्राइक करी, स्ट्राइक करने के बाद ब्लॉक ने इसको बाहर निकलने नहीं दिया, ब्लॉक ने इसको इतनी रेजिस्टेंस दी कि बुलेट ब्लॉक के अंदर ही क्या हुआ, रुक गई। तो अब टकराने के बाद, इंपैक्ट के बाद, पहले तो ये मूव कर रही थी विद सम वेलोसिटी u भी, टकराने के बाद मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ द बुलेट और वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक सेम हो जाएगी क्योंकि कंपोजिट सिस्टम बन चुका है, हाँ या ना? तो ये भी v से मूव करेगा, ये भी v से मूव करेगा। अब आपको चाहिए क्या, आपको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं,
परसेंटेज आप निकालते हो डेल्टा के डिवाइडेड बाय के आई मल्टीप्लाई बाय 100। दुनिया भर में परसेंटेज निकालने का यही तरीका होता है। ऊपर आप रखते हो चेंज, नीचे आप रखते हो इनिशियल वैल्यू। चेंज कितना था और इनिशियल वैल्यू कितना है, लॉस की परसेंटेज ऐसे आ जाएगी। क्लियर है? लॉस कितना हुआ और थी कितनी, मल्टीप्लाई बाय 100। इस चीज़ को मेरा बेटा याद रखना, हम लोग फ्रैक्शनल चेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग फ्रैक्शनल चेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज से क्या मुराद है? चेंज किसी क्वांटिटी का ऊपर लिखा जाए और उसी क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू नीचे लिखी जाए। डेल्टा वाई अपॉन वाई वन, डेल्टा वाई क्या है? चेंज इन वाई, वाई वन क्या है? इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई। तो ये कहलाता है फ्रैक्शनल चेंज। तो अगर आपका एग्जामिनर पूछता है ना फ्रैक्शनल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, तो भी आप ऐसे ही निकालते हैं। निकाल लो भाई, अब क्या करना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय m प्लस कैपिटल M। m कितना है? 50 और वो कितना है? 950। सिंपल हो गया। 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 500। ये पूरा फैक्टर क्या हो गया? 0। तो v मल्टीप्लाई बाय ये कितना हो गया? 1000। 1000 को यहाँ फेंक देंगे उठा के, ये हो गया जनाब 500 डिवाइडेड बाय 1000। सिंप्लीफाई कर लिया तो ये क्या बन गया? 1/2 बन गया। 2 0 से 2 0 मर गए, 5 1 और 5 2 जा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है? ½ मीटर पर सेकेंड। अब निकाल लो भाई आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ½ m और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। यही बनेगा ना भाई, क्योंकि इनिशियली ब्लॉक का तो कोई पार्ट है नहीं काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि ब्लॉक तो रुका हुआ है, बुलेट मूव कर रही है। तो ये बन जाएगा आपके पास हाफ, ये मास कितना है? 50 ग्राम दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय ये वेलोसिटी कितनी है आपकी? इनिशियल कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। सिंप्लीफाई कर लो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ रही है 5000 डिवाइडेड बाय 2, कितना बनाइए? 2500। इसका यूनिट खुदा ना खास्ता जूल मत लिख देना। क्यों? क्योंकि आपने मास ग्राम में लिया हुआ है। क्लियर है? तो ग्राम मीटर पर सेकेंड, जो जूल होता है वो क्या होता है? सॉरी, ग्राम मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या ली हुई है? ग्राम। इसकी क्या ली हुई है? मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर ना। ये वेलोसिटी का स्क्वायर है ना बच्चे मेरे। तो ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। वो जो होता है ना, वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, वो जो जूल में कन्वर्ट हो रहा होता है जाके। क्लियर है? खैर, ये आ गई आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो भाई फाइनल के लिए फाइनल वाला मास आएगा, यानी कि m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय, और फाइनल वाली क्या था? ये 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल। m प्लस कैपिटल M करेंगे। m कितना है? 50 ग्राम, और ये कितना है? 950 ग्राम। जमा कर लेंगे तो ये बन गया 1000 ग्राम। 1/4 हो गया ये। सिंप्लीफाई करो ज़रा। 4 1 जा 4 और 4 250 का क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा भाई। 4 2 जा हुआ 8, 10 में से 8 गया, 2 इधर आ गया। 4 5 जा हो गया 20, 0 एज इट इज आ गया। 250 में से 250 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनता है? ये 125। मेरा बच्चा बहुत माजरत, ये जो बाहर का आपको सराउंडिंग का एक साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है, वो दरवाजे खिड़की सब बंद होते हैं, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली बीच में लाइट चली गई है। मैं जनरेटर इसलिए ऑन नहीं कर सकता क्योंकि वो यहीं पे रखा हुआ है ऊपर, तो आवाज़ आएगी उसकी भी। ठीक है, 250 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया हमारे पास? 125। और इसकी भी यूनिट वही होगी क्योंकि ये ग्राम में और ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या करना है भाई? ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। डेल्टा के निकाल लीजिए। डेल्टा के क्या हो जाएगा? चेंज 2500 में से आप जब 125 निकालोगे तो ये बनेगा आपके पास तकरीबन 2375। माइनस करके देख लो, डेल्टा के आ गया। अब आपने क्या निकालना है? अब आपने निकालना है जनाब परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने की फॉर्मूला याद रखना, लॉस वाले, चेंज अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज कितना आया? 2375 अपॉन इनिशियल कितना है? 2500 मल्टीप्लाई बाय 100। यही था ना? 2 0 से 2 0 आपके मर गए। सिंप्लीफाई कर लो अब उठा के आगे। 5 5 जा होता है 25, 5 5 जा 25, 5 4 जा हुआ 20, 23 में से 20 गया तो यहाँ 3 आ गया, 37 बन गया ये। 5 7 जा क्या हो गया? 35, 37 में से 35 गया, 2 बचा। 5 5 जा क्या हो गया? 25। अगेन कटता हुआ नजर आ रहा है 5 से, तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 47 में से 45 गया, 2 बचा। 5 5 जा 25। गोया कितनी परसेंटेज आ रही है? 95%।
यानी कि आपकी कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, आपकी 95% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। ये थे जनाब हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, देन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चन जो कि हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए। ठीक है मेरा बच्चा, उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो सवाल जल्दी से और देख लो, उसके अंदर क्या होगा कि वो जो हमने शॉर्टकट के बारे में बात की थी ना, वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, सिर्फ आपको पता चल जाएगा शॉर्टकट को इंप्लीमेंट कैसे करना है। कॉपी कर लो इतना हिस्सा जल्दी से। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक सवाल मेंशन है। ये सवाल भी हमारे पास पास पेपर से लिया गया है, ठीक है, और ये सवाल हमारा जो था वो किसी एनटीएस के पेपर में था। अब मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद भी इसका एग्जैक्ट ईयर नहीं मिल सका। खैर बहरहाल कह रहा है कि आपके पास दो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज हैं, पी एंड क्यू ऑफ इक्वल मास इलास्टिक बॉडीज, ठीक है, ट्रेवलिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। वही मतलब हेड ऑन कोलिजन की बात करने का एक तरीका ये भी होता है। हेड ऑन कोलिजन का कॉन्सेप्ट बताया था ना कि आपके पास जिस लाइन में, जिस लकीर में, जिस सीध में दो बॉडीज सफ़र कर रही होंगी, ट्रेवल कर रही होंगी, उसी में टकराने के बाद उसी में मूव करेंगी। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन मूव कर रही हैं 15 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड से। एक बॉडी ए है, मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड से। एक बॉडी बी है, मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। कहता है आफ्टर द इलास्टिक कोलिजन, टकराने के बाद V1 और V2 क्या होगा। देखो बच्चे, जब भी कभी आपको V1, देखो इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, उसकी दो पहचान याद रखना। या तो एग्जामिनर आपको लिख के देगा कि इलास्टिक कोलिजन है, नहीं तो वो बोलेगा V1 V2 कैलकुलेट करो। जब भी दो वेलोसिटीज निकालने के लिए आपको बोला जाए कोलिजन के बाद, आंखें बंद करके इलास्टिक कोलिजन की इक्वेशन यूज कर सकते हो। V1 इक्वल्स m1 माइनस m2 इंटू U1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 U2 अपॉन m1 प्लस m2 वाली और V2 वाली, ठीक है, दो पहचान बता दी इसकी। और अगर एक ही वेलोसिटी निकालने के लिए बोले तो वो इलास्टिक भी हो सकता है, इनइलास्टिक भी हो सकता है, तो उसमें आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना। भाई चाहे इलास्टिक हो या इनइलास्टिक, मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व रहेगा ना। दो हो तो पता है कि ये सवाल आपका इलास्टिक कोलिजन का ही होगा, क्योंकि दो वाला इनइलास्टिक कोलिजन का आपके कोर्स का पार्ट है ही नहीं, कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के केसेस बनना शुरू हो जाते हैं। खैर, अब आपने यहाँ वीडियो को पॉज करना है और अपनी V1 और V2 वाली इक्वेशन की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक, जिसकी वजह से मैं ये आपको बगैर लाइट का एक लेक्चर जो है ना वो शूट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, वरना ये अगली वीडियो में मुझे फिर सब चीज़ नए सिरे से करनी पड़ती, वो लंबी हो जाती, ठीक है। खैर देख लो अब जल्दी से। फिर एक और दिखाऊंगा सवाल आपको, मैं डायरेक्टली देखते ही सवाल हल हो रहा है। जब हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे थे, ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए है और आपके कोर्स में सिर्फ इलास्टिक कोलिजन ही बहुत तफसील से शामिल है। तो जो क्वेश्चंस आते हैं 80 to 85% ऑफ द टाइम्स इलास्टिक कोलिजन के ही आएंगे। सिंध के अंदर एनटीएस ने जो टेस्ट लिया था 2017-18 के अंदर भी एक सवाल इसका आया हुआ है, या 2016-15 में कहीं आया हुआ है बहरहाल ये भी, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या थी पहले याद कर लो, हमने ये चीज़ पढ़ी थी, U1 माइनस U2 बराबर है V2 माइनस V1 के, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी कि U1 माइनस U2 विल बी इक्वल टू माइनस का V1 माइनस का V2। पढ़ी थी हमने ये चीज़ ऐसी, याद है, ये सब पढ़ के आ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, ऐसे ही है ना। अब देखो जल्दी से, आपने अपने पास V1 V2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ऑप्शन अपना मैच कर चुके होगे, मैं आपको वैसे ही करना सिखा रहा हूं अभी, ठीक है, कि डायरेक्टली आप देखते ही कैसे कर सकते हो इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चंस को। देखो भाई, ये हमारे पास है U1, ये हमारे पास है U2। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालूं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मेरे पास कितनी आती है, वो आएगी U1 माइनस U2, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 क्या आया मेरे पास, 5 मीटर पर सेकेंड। क्या आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड प्लस का। इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, देखो पहले अप्रोच था, अब सेपरेशन है, तो पहले प्लस आ रहा था तो अब माइनस आएगा। भाई ऐसे ही पढ़ाया था कि अगर प्लस अप्रोच को शो करता है तो माइनस सेपरेशन को करेगा, माइनस अप्रोच को शो कर रहा है तो प्लस सेपरेशन को करेगा। ये सब बातें नोट्स में लिख लेना। माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, क्यों, न्यूटन का लॉ ऑफ इंपैक्ट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर, इलास्टिक कोलिजन में जिस रिलेटिव वेलोसिटी से दोनों बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच करेंगी इलास्टिक कोलिजन के बाद, उसी से क्या होंगी, सेपरेट हो रही होंगी। क्लियर है, यानी कि -5 आएगा। और -5 कैसे आना चाहिए, V1 माइनस V2 करके। अब चेक कर लो इनमें से किसका आंसर आ रहा है। देखो ये V1 है, ये V2 है, 0 माइनस 25 तो आंसर आ रहा है -25, रॉन्ग।
5 माइनस 20 तो आंसर आ रहा है माइनस का 15, रॉन्ग। 10 माइनस 15 आंसर आ रहा है माइनस का 5, करेक्ट। 20 माइनस 5 आंसर आ रहा है प्लस का 15, अगेन रॉन्ग। ठीक है, सवाल देखते ही सॉल्व हो गया हमारा। अब आप चाहो तो आप इसको अपनी, मैं आपको V1 वैसे ही निकाल के दिखा भी देता हूं अपनी इक्वेशन से। M1 माइनस M2 M1 कितना था? अच्छा, उसने M1 दिया हुआ ही नहीं था, चलो छुट्टी हो गई। ठीक है, ऑफ इक्वल मास दिया हुआ था, सॉरी इक्वल मास दिया हुआ है। इक्वल मास देने का मतलब क्या है? आपके पास अल्टीमेटली क्या इक्वल मास से क्या मुराद हो जाएगी? M और M लेके सॉल्व कर लोगे। अच्छा चलो, अब इसी के अंदर आप एक और चीज भी समझ सकते हो या एक और शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हो। ये तो इलास्टिक कोलिजन की बिल्कुल जनरल शॉर्ट ट्रिक है ना, कि आपको कोई भी मास दिया हो आप ये लगा सकते हो। हमने अभी स्टार्ट के अंदर केसेस पढ़े थे इक्वल मास वाले केस पढ़े थे। इक्वल मास में क्या होता है? दो बॉडीज इलास्टिकली कोलाइड करती हैं और अगर मास इक्वल है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज। अगर मास इक्वल है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज। पहले वाले की 15 थी, दूसरे की 10 थी, इंटरचेंज हो जाएगी तो दूसरे वाले की 15 हो जाएगी, पहले वाले की 10 हो जाएगी। इससे भी आंसर आ रहा है डायरेक्टली। सर तो आपने पहले ये क्यों नहीं बता दिया? ये वाली शॉर्ट ट्रिक पहले क्यों बताई? पहले क्यों नहीं बताई? पहले ये क्यों बताई? क्योंकि बच्चे ये जनरल शॉर्ट ट्रिक है, चाहे मास सेम हो या ना हो, जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा लग जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो वेलोसिटी इंटरचेंज वाली ये सिर्फ तब लगेगी जब आपके पास मास सेम होगा। एक और सवाल देखो, कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करो अपना। अब देखो मेरा बेटा, ये एक और सवाल आपके सामने दिया हुआ है। देखो, आपको कह रहा है भाई साहब एक बॉल है जिसका मास 10 किलोग्राम है, मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज U1। इट स्ट्राइक्स अनदर बॉल, कोई और बॉल है जिसका मास 5 किलोग्राम है। अब देखो मास चेंज हो गया। अब इस पे आप वो दूसरी वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते, वेलोसिटी इंटरचेंज करने वाली। इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगी, U2। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, देखो आपसे जब भी कभी वो V1 और V2 मांगेगा ना तो वो इलास्टिक कोलिजन का ही केस होगा हमेशा। अगर आपसे एक वेलोसिटी मांगे तो आपको वो V1 V2 वाले फॉर्मूले अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। वजह भाई, डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो ना मेरा भाई। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से डायरेक्ट आंसर आएगा। क्यों? देखो, एक वेलोसिटी मांगेगा ना तो वो इलास्टिक भी हो सकता है और इनइलास्टिक भी हो सकता है, आप पहचान नहीं सकते डायरेक्टली उसे। पॉइंट समझ आ रहा है? अगर उसने कहीं इलास्टिक की टर्म यूज नहीं करी, सिर्फ का कोलिजन हुआ और आपको निकालने बोल दी दूसरी वेलोसिटी, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, आंसर निकाल लो। क्योंकि चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व और आंसर गलत नहीं होगा। सही हो गया? ठीक है, अब आगे देख लो। अब वीडियो पॉज करो, V1 V2 की एक्सप्रेशन से V1 V2 निकाल लो। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। देखो भाई, न्यूटन का लॉ ऑफ इंपैक्ट, U1 माइनस U2 विल बी इक्वल टू माइनस का V1 माइनस V2। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में ऐसे ही होता है। अब U1 माइनस U2 निकालिए जल्दी से, क्या बनता है? U1 कितना है 10 और U2 कितना है 4, तो ये हो गया 10 माइनस 4 कितना हुआ? प्लस का 6 मीटर पर सेकेंड। अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अगर ये अप्रोच प्लस से शो हो रहा है तो सेपरेशन माइनस से होगा और सेम होगी। भाई इलास्टिक कोलिजन की तो यही खूबसूरती है। इसका मतलब V1 माइनस V2 का आंसर, V1 माइनस V2 का आंसर -6 आना चाहिए, तो अल्टीमेटली आपका मसला हल हो जाएगा। देख लो भाई, ये V1 है V2 है, 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 -6 आ रहा है, यही आंसर है। बाकी चेक कर लो, V1 माइनस V2 12 माइनस 6 प्लस 6 आ रहा है, गलत। 12 माइनस 10 प्लस 2 आ रहा है, गलत। 12 माइनस 25 माइनस का 13 आ रहा है, गलत। क्लियर है? देखते ही सवाल सॉल्व हो गया हमारा। चेक कर लेते हैं हम जरा कि सही किया है नहीं। V1 का फॉर्मूला अप्लाई करो, M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई U1। U1 कितना है भाई साहब? 10 प्लस 2M2, M2 कितना है भाई साहब? 5 मल्टीप्लाई बाई U2 कितना है? 4 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर हो गया? 10 माइनस 5 5, 10 प्लस 5 15 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, ऐसे ही है ना? 40 अपॉन 15 सिम्प्लीफाई कर लो, 10 5 ज़ा 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 15, क्या बना ये? 90 डिवाइडेड बाय 15। सिम्प्लीफाई कर लो, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा हो गया 5, 9 में से 5 गया, 4 बचा है, 4 यहाँ आ गया, 5 8 ज़ा हो गया 40, 3 1 ज़ा और 3 6 ज़ा। V1 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप V2 निकालोगे, वो कितना आ रहा होगा? 12 आ रहा होगा। तो मेरा बच्चा सबसे पहले तो आखिरी के पार्ट के लिए माजरत, ठीक है,
दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कोशिश करी है आपको पूरा इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। तो अगर हम समराइज़ करें, इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चंस पहचानने का तरीका क्या है, या तो उसमें इलास्टिक कोलिजन का टर्म होगा या दो वेलोसिटीज़ निकालने के लिए बोलेगा। तो आप V1 V2 लगा सकते हो, या ये जो शॉर्टकट पढ़ा है न्यूटन का लॉ ऑफ इम्पैक्ट करके वो लगा सकते हो आप। अगर एक वेलोसिटी निकालने बोलेगा तो इट कैन बी इलास्टिक, कैन बी इन इलास्टिक, तो आप डायरेक्टली कंजर्वेशन और मोमेंटम लगाना, अपनी जान छुड़ा लेना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इक्वल मासेस वाला भी देख लिया, सारे केसेस पढ़ लिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के सारे सवाल देख लिए जिसके अंदर दो बॉडीज अलग अलग मूव करती आती हैं और टकराने के बाद दे स्टिक टुगेदर एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी। क्लियर है? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो।